फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे से होंगे। आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी, क्योंकि फ्रेंड्स आप सबका परीक्षा जो है निकट है। इसलिए आप लोग पढ़ाई ना किए हों तो पढ़ाई शुरू कर दीजिए। अब शुरू क्या करना है, आप लोग प्रैक्टिस सेट अधिक से अधिक सॉल्व कीजिए, क्योंकि आपके पास समय बहुत कम है। खासकर यूजीसी नेट जेआरएफ वाले जो बच्चे हैं, आपके पास एकदम समय नहीं, क्योंकि आप सभी का परीक्षा 16 जनवरी को है ही, तो आपके पास समय कहाँ है। तो इसलिए आप अधिक से अधिक प्रैक्टिस सेट सॉल्व करिए, और जो आप नोट्स वगैरह बनाए हैं उसी को पढ़ते रहिए। तो फ्रेंड्स, मैं आप सभी के लिए सोशियोलॉजी सब्जेक्ट यानी समाजशास्त्र विषय लेकर आता हूं। आप सब जो यूजीसी नेट जेआरएफ, पीजीटी, जीआईसी, जीडीसी, केवीएस, एनबीएस, असिस्टेंट प्रोफेसर, यूपी पीजीटी, बीपीएससी, डी ट्रिपल एसबी यानी कि दिल्ली, एमपी सेट, राजस्थान, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, हरियाणा, यूपीएससी, यूपीपीएससी, झारखंड इत्यादि किसी भी ऐसे परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं जिसमें सोशियोलॉजी सब्जेक्ट यानी समाजशास्त्र विषय से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उस हर एक परीक्षा, हर एक एग्ज़ाम के लिए एक क्लास काफ़ी इम्पोर्टेंट है, सोशियोलॉजी क्लास। तो समाजशास्त्र से जो भी हमारे प्रतियोगी छात्र छात्राएँ तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप यूजीसी नेट जेआरएफ के हों, चाहे यूपी पीजीटी के हों या पीजीटी के हों, या गवर्नमेंट इंटर कॉलेज, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज के हों, केंद्रीय विद्यालय के हों, नवोदय विद्यालय के हों, या आप असिस्टेंट प्रोफेसर के हों, किसी भी स्टेट से हों, तो ये क्लास आप सभी के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो आप लोग इस क्लास को मिस ना किया करिए, देखा कीजिए ज़रूर। तो फ्रेंड्स, आप लोग मुझे पहचान ही गए होंगे, मैं आप सभी के बीच सोशियोलॉजी की क्लास लेकर आता हूं। मैं पुजारी आर्य आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं, और उम्मीद करता हूं आप लोग कॉपी और पेन लेके बैठ गए होंगे, और इस क्लास को आइए शुरुआत करते हैं। आप सब उम्मीद करता हूं कॉपी पेन लेके बैठे होंगे, और क्लास को शेयर कर दीजिए। शेयर करते हुए आप लोग जो नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब किए रहेंगे तो इसका नोटिफिकेशन आपका पहले ही क्लास का मिल जाया करेगा, ठीक है फ्रेंड्स। और एक लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपकी एक लाइक ही हमारी ताकत है। आइए देखते हैं आज का प्रश्न आप सभी के लिए क्या कह रहा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, मैं आपको सारी चीज़ें जो है बताते चलता हूँ। देखिए, मैं लिख दिया हूँ पूरा विस्तार से कि ये क्लास आप सबके किस परीक्षा के लिए, किसके लिए है। और मैं यहाँ भी ये इंडिकेटर कर दिया हूँ कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों की एक श्रृंखला है। आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये ठीक है। आइए देखते हैं आज का प्रश्न आपका क्या है, जो परीक्षा के दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है फ्रेंड। तो क्लास देखते चलते हैं, आप लोग देर ना करिए, क्योंकि एग्ज़ाम के दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट क्लास ये है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आइए देखते हैं प्रश्न नंबर आपका एक क्या कह रहा है। ये प्रश्न उत्तर नंबर एक आपका क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है, समाजशास्त्र में किसने सर्वप्रथम सामाजिक संरचना की अवधारणा का प्रयोग किया है। ये प्रश्न नंबर एक कह रहा है, समाजशास्त्र में किसने सर्वप्रथम सामाजिक अवधारणा का प्रयोग किया है। तो आपका ऑप्शन ए कह रहा है कार्ल मार्क्स, ठीक है। ऑप्शन बी कह रहा, ऑप्शन ए कार्ल मार्क्स, ऑप्शन बी मैक्स वेबर, ऑप्शन सी हर्बर्ट स्पेंसर, ऑप्शन डी इमाइल दुर्खिम महोदय हो जाएंगे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग बताइएगा। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी है क्या, हर्बर्ट स्पेंसर महोदय। क्योंकि समाजशास्त्र में किसने सर्वप्रथम सामाजिक संरचना की अवधारणा का प्रयोग किया है, तो ऑप्शन सी आप लोग नोट करते चलिएगा। ऑप्शन सी क्या है आपका, हर्बर्ट स्पेंसर महोदय ने ही कर रखा है। उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आप सबके समझ में आ रहा होगा। तो आपके हर्बर्ट स्पेंसर महोदय जो हैं, ये समाज की संरचना के प्रथम लेखक माने जाते हैं, ठीक है। क्योंकि इन्होंने समाज की संरचना पर ही सबसे पहले प्रकाश डाला है, ठीक है। और ये समाज के जीव यानी ऑर्गेनिज्म की बातें करते हैं आपके, ठीक है, हर्बर्ट स्पेंसर। और इसके बाद जो आपकी इमाइल दुर्खिम महोदय हैं, ऑप्शन डी इमाइल दुर्खिम महोदय। ये इमाइल दुर्खिम महोदय सामाजिक संस्था को परिभाषित करने का प्रयास किया, लेकिन ये भी दुर्खिम महोदय भी इस सामाजिक संस्था से संबंधित अवधारणा को स्पष्ट नहीं कर पाए हैं। तो आपके जो कार्ल मार्क्स महोदय हैं, ऑप्शन ए ध्यान दीजिए, ऑप्शन ए कार्ल मार्क्स महोदय। कार्ल मार्क्स उत्पादन शक्ति और उत्पादन संबंधों के संपूर्ण योग से जो है समाज की आर्थिक संरचना के निर्माण के बारे में बातें करते हैं, और कहते हैं आर्थिक संरचना को इन्होंने अधोसंरचना कह रखा है। कौन, कार्ल मार्क्स आर्थिक संरचना को
अधोसंरचना कहा रखा है, क्योंकि कार्ल मार्क्स के अनुसार यह वास्तविक नहीं है। जिस पर समाज की अधिसंरचना खड़ी होती है, उसी अधिसंरचना को ये अंतर्गत अधोसंरचना की बातें करते हैं। जैसे कहते हैं कि इसके अंतर्गत सामाजिक, राजनीतिक, बौद्धिक, वैधानिक, संस्कृत आदि जो है ये कार्ल मार्क्स के अनुसार अधोसंरचना के अंतर्गत रखते हैं। ठीक है, और आपके जो ये मैक्स वेबर महोदय हैं, आप नोट कर लिए ऑप्शन बी मैक्स वेबर महोदय। मैक्स वेबर ने विश्व के 6 धर्मों का अध्ययन कर रखा है। ठीक है, इन्होंने जो शोध कार्य किया है ये विश्व के 6 धर्मों किया। इनका शोध कार्य जो रहा है वो धर्मों पे को ध्यान में रखकर इन्होंने अध्ययन किया है। ये पूंजीवादी अधिसंरचना के धार्मिक विचारों को प्रभावित मानते हैं और पूंजीय धर्म को ध्यान में रख के ही अपना पूंजीवादी जो सामाजिक संरचना के बारे में इन्होंने विस्तार से बता रखा है और इसीलिए धर्मों के तहत ही इन्होंने आर्थिक संरचना का भी अपना शोध कार्य किया है आपके मैक्स वेबर महोदय ने। तो उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न भी आप समझ गए होंगे। आइए देखते हैं आपका प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा फ्रेंड्स। प्रश्न उत्तर नंबर 2 आप लोग ध्यान दीजिएगा, प्रश्न इम्पॉर्टेंट है, थोड़ा टिपिकल है आज के प्रश्न क्योंकि अवधारणा से संबंधित है, लेकिन ये परीक्षा के दृष्टि से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस क्लास को आप लोग ज़रूर देखिएगा, मिस ना कीजिएगा। ये परीक्षा में ये क्लास आप लोगों का काफ़ी सहयोगी साबित होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो प्रश्न नंबर 2 आपका क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न उत्तर नंबर 2 ये कह रहा है कि संदर्भ समूह व्यवहार का विस्तृत सैद्धांतिक विश्लेषण किसने प्रस्तुत किया। तो आपका ऑप्शन ए आर के मर्टन और ए किट्स राशि। ठीक है, ऑप्शन बी कह रहा हर्बर्ट एच हाइमन और आर के मर्टन। ऑप्शन सी कह रहा सी एच कूले और हर्बर्ट एच हाइमन। ऑप्शन डी कह रहा ए किट राशि और सी एच कूले। सी एच कूले मतलब चार्ल्स हटन कूले महोदय हैं। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 3 ये 2 का आंसर क्या हो जाएगा आप लोग बताइएगा फ्रेंड्स। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा ये ऑप्शन ए। ऑप्शन ए कौन है, आर के मर्टन यानी कि रॉबर्ट किंग मर्टन हो गए और आपके ए किट राशि महोदय, ये ऑप्शन ए। ठीक है, नोट करके रखिएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि संदर्भ समूह की अवधारणा का जो है समाज शास्त्रीय संदर्भ में तो सर्वप्रथम जो है सन 1942 में हर्बर्ट एच हाइमन, ठीक है, ने दे रखा है और इसी अवधारणा को जो इसका विस्तृत सैद्धांतिक विश्लेषण जो कर रखा है वो अमेरिकी सैनिकों पर जो है एक विस्तृत अध्ययन जो है किया है जो हर्बर्ट हाइमन ने। तो क्या किया है जो विस्तृत अध्ययन, इन्होंने द अमेरिकन सोल्जर नामक जो इनकी कृत रही है मर्टन तथा राशि ने जो लिखा है क्या द अमेरिकन सोल्जर से नोट करते चलिए। जबकि जो आपके ये चार्ल्स हटन कूले महोदय हैं ये, ठीक है, चार्ल्स हटन कूले महोदय, तो ये इनकी जो कृत है चार्ल्स हटन कूले महोदय का सोशल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, जिसमें प्राथमिक समूह की अवधारणा की बातें करते हैं क्योंकि चार्ल्स हटन कूले महोदय ही प्राथमिक समूह की अवधारणा का प्रतिपादन कर रखा है। ये आप सभी को पता है, आप लोगों ने पिछली क्लासों में पढ़ रखा। अगर ये इस क्लास जो है हमारे चैनल के अगर आप पुराने वीडियो देखे होंगे जो पिछले बहुत पुराने नहीं, अभी 4-6 महीने के सब क्लास हैं, ठीक है, लेटेस्ट क्लास हैं, अगर देखे ना हो देख लीजिएगा, उसमें सारी चीज़ें आपको विस्तार से मिल जाएगी फ्रेंड, जहाँ जो कि इस परीक्षा में काफ़ी सहयोगी साबित होगा आपको, ठीक है, आने वाले एग्ज़ाम में। तो इसलिए क्लास को ज़रूर देख लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास हैं आप सभी के परीक्षा के दृष्टि से। तो ये जो आपके एक जो है क्या नाम है इनका, ए किट राशि महोदय जो हैं आपके यानी कि राशि महोदय, जो इन्होंने अवधारणा के संदर्भ समूह व्यवहार की अवधारणा को जो विश्लेषण है इसके निम्नलिखित परिपेक्ष में इसके पॉइंट वाइज बता रखा है इन्होंने। तो ये पॉइंट थोड़ा इम्पोर्टेंट हो सकता है राशि महोदय, पॉइंट नोट करते हुए चलिएगा आप लोग, जल्दी करा देता हूँ क्योंकि थोड़ा सा नहीं तो काफ़ी टाइम हो जाता है आप लोग, लेकिन फिर भी इम्पॉर्टेंट है इसलिए नोट कर लीजिएगा। पॉइंट नंबर 1 क्या कह रहा है, देखिए पॉइंट नंबर 1 मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, आप लोग ध्यान दीजिएगा। पॉइंट नंबर 1 क्या कह रहा है, 1 नंबर कह रहा है अंतः समूह या सदस्यता समूह संदर्भ समूह के रूप में, ठीक है, जिसको ये इंग्लिश में कहते हैं मेंबरशिप ग्रुप एज ए रिले जो है रेफरेंस ग्रुप, ठीक है, अंतः समूह या सदस्यता समूह संदर्भ समूह के रूप में यानी कि मेंबरशिप ग्रुप एज ए रेफरेंस ग्रुप, ठीक है। और नंबर 2 क्या कह रहा आपका,
ये नंबर 2 नोट कर लीजिएगा। नंबर 2 क्या कह रहा है आप लोग, बहुल संदर्भ समूह यानी कि मल्टीपल रेफरेंस ग्रुप, ठीक है, बहुल संदर्भ समूह यानी कि मल्टीपल रेफरेंस ग्रुप। अब नंबर 3 आपका क्या कह रहा है, ये नंबर 3 कह रहा है दूसरे विशिष्ट, ठीक है, दूसरे विशिष्ट। और नंबर 4 आपका क्या कह रहा है, ये नंबर 4 कह रहा है समरूपता एवं असमानता यानी कॉन्फॉर्मिटी नॉन कॉन्फॉर्मेटिव, ठीक है, ये कह रहा है फ्रेंड्स, ठीक है, आप लोग इसको नोट करते हुए चलिएगा, ठीक है। तो ये 4 नंबर पॉइंट आपका हो जाएगा फ्रेंड्स, आप लोग नोट करते चलिए। ये 4 नंबर पॉइंट है समरूपता एवं असमानता, ठीक है। तो ये कॉन्फॉर्मिटी एंड नॉन कॉन्फॉर्मिटी, ठीक है। और 5 नंबर पॉइंट आपका अगला है, नोट करते चलिए फ्रेंड्स आप लोग। 5 नंबर पॉइंट यह है सकारात्मक एवं नकारात्मक संदर्भ समूह यानी कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव रेफरेंस ग्रुप्स। और ये 6 नंबर है, आप लोग नोट कर लीजिएगा क्योंकि इम्पॉर्टेंट है, नहीं तो मैं नोट ना करा था, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बन सकता है, ठीक है, कि एक राशि महोदय के अनुसार ये है जो परिप्रेक्ष्य में यहाँ से प्रश्न पूछ लेगा कि ये संदर्भ, जैसे प्रश्न नंबर 6 ये पॉइंट 6 नंबर जैसे पूछ लिया आपका कि संदर्भ व्यक्ति या समूह का चुनाव जो है किसकी अवधारणा है, ये पॉइंट किसने दे रखा है, तो आप क्या बताएंगे, तो ये एक राशि महोदय हो जाएंगे, ठीक है। तो सिलेक्शन ऑफ रेफरेंस इंडिविजुअल और ग्रुप, ये 6 नंबर है आपका संदर्भ व्यक्ति या समूह का चुनाव, सिलेक्शन ऑफ रेफरेंस इंडिविजुअल और ग्रुप। और ये 7 पॉइंट नंबर है, नोट करते हुए 7 पॉइंट नंबर, ये क्या है, गैर सदस्यता समूह यानी कि नॉन मेंबरशिप ग्रुप। और 8 नंबर पॉइंट आपका है, 8 नंबर पॉइंट ये क्या कह रहा है आपका, संदर्भ समूह के प्रकारात्मक पक्ष यानी फंक्शनल एस्पेक्ट ऑफ रेफरेंस ग्रुप, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये संदर्भ समूह जो व्यवहार का विस्तृत सैद्धांतिक विश्लेषण है, ये प्रस्तुत करने का श्रेय आपके मर्टन और राशि को जाता है, ठीक है। और संदर्भ समूह की जो अवधारणा के विकास में मर्टन के साथ साथ आपके 2 राइटर और आ जाते हैं, ठीक है, टर्नर एवं शरीफ महोदय का भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो ये उम्मीद करता हूँ प्रश्न नंबर आपका 2 आप सभी के समझ में आ गया होगा, ठीक है। आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न उत्तर नंबर 3, ध्यान दीजिएगा आप सब। प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से यह किसका कथन है कि सामाजिक संरचना सामाजिक यथार्थ की अमूर्त रचना है और विद्यमान यथार्थ से इसका कोई लेना देना नहीं है। ये प्रश्न नंबर 3 कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, नोट करके हुए चलिएगा कि निम्नलिखित में से यह किसका कथन है, या किसकी अवधारणा है, या किसका विचार है, या किसने कहा है। इस तरह प्रश्न पूछ सकता है कि सामाजिक संरचना सामाजिक यथार्थ की अमूर्त रचना है और विद्यमान यथार्थ से इसका कोई लेना देना नहीं है। तो आपका ऑप्शन कह रहा है ए टालकट पार्सन्स महोदय, ऑप्शन बी हर्बर्ट स्पेंसर महोदय, ऑप्शन सी लेवी स्ट्रॉस यानी कि क्लाउड लेवी स्ट्रॉस महोदय हैं, ऑप्शन डी ए लीच। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न नंबर 3 का, तो इसका आंसर आप लोग नोट करते हुए चलिएगा, क्लाउड लेवी स्ट्रॉस महोदय हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये ऑप्शन सी नोट करते हुए आप लोग चलिए, क्योंकि आप लोगों के पास समय बहुत कम है ना, इसलिए थोड़ा सा पढ़ाई दिन रात एक करके शुरू कर दीजिए ताकि आप लोग को 2025 में एक पॉजिटिव रिजल्ट मिल जाए, ठीक है, आपको सिलेक्शन मिल जाए आप जिस भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, ठीक है। सोशियोलॉजी सब्जेक्ट से खासकर अगर आपको सहयोग चाहिए तो आपको मैं अपना हर लिंक देखिए क्लास के अंत में दे ही देता हूँ, नहीं तो आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे वहाँ आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आइए देखिए ये क्या कहते हैं, क्लाउड लेवी स्ट्रॉस महोदय, ये जो आपके कि सामाजिक संरचना के बारे में आपके हर्बर्ट स्पेंसर महोदय ये हैं, ऑप्शन बी ये हर्बर्ट स्पेंसर महोदय ने भी बता रखा है। इन्होंने कहा है कि समाज क्या कहा, समाज को जीव कहा है, यानी कि इनका जो समाज के संबंधी दृष्टिकोण है ये बहुत स्पष्ट नहीं रहता, क्योंकि ये अजीववादी की बातें करते हैं, ठीक है, जीविका की बातें करते हैं ये आपके हर्बर्ट स्पेंसर महोदय। और उसी तरह ये जो आपके टालकट पार्सन्स महोदय हैं, जो कि एक
ये ऑप्शन है टालकट पार्सन्स महोदय ने, जो कि ये प्रकारवादी हैं, इसको भी नोट कर लीजिएगा आप लोग। और सामाजिक संरचना परस्पर संबंधित संस्थाओं, एजेंसियों और सामाजिक प्रतिमानों तथा साथ ही समूह में प्रत्येक सदस्य द्वारा ग्रहण किए गए पदों तथा कार्यों की विशिष्ट प्रतिबद्धता को लेके ये बातें करते हैं आपके टालकट पार्सन्स महोदय, ठीक है। तो ये जो है आपके पार्सन्स सामाजिक संरचना की जो अवधारणा के अमूर्त स्वरूप की बातें करते हैं ना, ये आप जान ही रहे हैं, अमूर्त स्वरूप को लेके इन्होंने बात कर रखा है। और ये आपके क्लाउड लेवी स्टार्स महोदय जो हैं, ये आपके फ्रांस के सर्वश्रेष्ठ विचारकों में से इनकी गिनती होती है। ये 20वीं शताब्दी के जो है सबसे बड़े मानव शास्त्री के रूप में जाने जाते हैं, ठीक है। ये आपके और इन्हीं से ये जो है क्या कहते हैं, जो सामाजिक संरचना की अवधारणा से इनके प्रेरित होके ये जो आपके माइकल फूको और पीरू बुर्दाऊ है ना, ये नवसंरचनावादी पद्धति के बारे में इन्होंने दे रखा है, ठीक है। और ये आपके क्लाउड लेवी स्टार्स महोदय जो है, इनके जो विचार है ये मानसिक तत्वों पर आधारित है। आप जान ही रहे हैं क्लाउड लेवी स्टार्स के बारे में, क्योंकि एक मानववादी है ना, फ्रांसीसी के मानवशास्त्री हैं। तो ये इनका जो तर्क रहा है, ये कहते हैं कि मनुष्य जात की एक मानसिक एकता यानी मेंटल यूनिटी ऑफ यूनिटी होती है। यानी मेंटल यूनिटी ऑफ यूनिटी की बातें कौन करता है, अगर पूछ ले प्रश्न, तो आप इसको जो है क्लाउड लेवी स्टार्स महोदय को ही जो है ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ये कहते हैं ना मेंटल के बारे में, जो आदिवासी या सब समुदाय, मतलब आदिवासी समुदाय जो सब समुदाय है और जो मतलब सब समुदाय, दोनों की जो मानसिक सोच और मानसिक विचार होते हैं, कहते हैं बहुत जो है अंतर नहीं होता मानव को, जो उनकी जो बनावट होती है वो क्लाउड स्टार्स कहते हैं इससे होता करीब करीब। इसमें बहुत भाषा और बहुत विचार समान नहीं, सभी का जो भाषा होता है, जो विचार होता है बातें करने की, एक ही अनुभवता पे आधारित होता है, ठीक है। ये आपके कहते हैं। और आपके ये लीच महोदय जो हैं, ऑप्शन डी जो है, ये लीच महोदय आपके, ठीक है। ये क्या है, ये भी एक मानव शास्त्री हैं, ठीक है। ये लीच महोदय ये रनवे वर्ड की बातें करते हैं, ये रनवे वर्ड की बातें ये लीच महोदय करते हैं। ये पूछा जाता है रनवे वर्ड की कौन बातें करता है, तो ये लीच महोदय करते हैं। इसको आप लोग नोट करके रखिएगा, जो इनकी रनवे वर्ड इनकी प्रमुख रचना रही है। द प्रेजेंट फाइट द चिल्ड्रेन रिबेल की बातें कौन करते हैं, ये पूछा जाता है, ठीक है। द पेरेंट्स फाइट द चिल्ड्रेन रिबेल की बातें कौन करता है, आपके यही करते हैं ये लीच महोदय, ठीक है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न भी आपकी समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 4, ठीक है। ये प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है, आप लोग इसको भी नोट करते हुए चलिएगा। गेमिनसाफ्ट शब्द निम्नलिखित में से किसको व्यक्त करता है। ये प्रश्न नंबर 4 आपका कह रहा है ना कि गेमिनसाफ्ट जो ये शब्द है, ये निम्नलिखित में से किसको व्यक्त करता है। तो आपका ऑप्शन ए करा विकसित समाज को, ऑप्शन बी करा विकासशील समाज को, ऑप्शन सी करा औद्योगिक समाज को, ऑप्शन डी करा उपरोक्त किसी को नहीं, ठीक है। तो ये गेमिनसाफ्ट शब्द निम्नलिखित में से किसको व्यक्त करता है, उसमें ऑप्शन ए करा विकसित समाज, ऑप्शन बी करा विकासशील समाज, ऑप्शन सी करा औद्योगिक समाज, ऑप्शन डी करा उपरोक्त किसी को नहीं करता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्योंकि गेमिनसाफ्ट ये एक जर्मन भाषा का शब्द है, आप लोग जान नहीं रहे हैं। गेमिनसाफ्ट जो आपका ये है एक जर्मन भाषा का शब्द है, क्योंकि गेमिनसाफ्ट गेसेलसाफ्ट के बारे में आप लोगों को पिछली क्लासों में मैंने बहुत विस्तार से बहुत अच्छे से बता रखा है, ठीक है। जर्मन भाषा का इसका प्रयोग जो है समुदाय को लेके किया जाता है, समाज में समुदाय को लेके गेमिनसाफ्ट शब्द का प्रयोग किया जाता है। और इसकी अवधारणा जो है सन 1887 के आसपास आपके फर्निटानिज महोदय ने दे रखा है, आप लोग जान ही रहे हैं, ठीक है। अब तो आप बता ही देंगे ना कि ये गेमिनसाफ्ट शब्द जो है किसको व्यक्त करता है इसमें। तो इसका आंसर आपका आंसर देखते हुए चलिए, इसका ऑप्शन जो डी है ना उपरोक्त में से किसी को नहीं इसमें से व्यक्त करता, क्योंकि समुदाय के बारे में कहाँ इसमें से कोई जिक्र किया है, किसी ऑप्शन ए बी सी में किसी में नहीं है। तो इसका आंसर आपका उपरोक्त किसी को नहीं ये व्यक्त करता है। इसका आंसर नोट करते हुए चलिए, ठीक है। तो जो आपकी ये गेमिनसाफ्ट एंड गेसेलसाफ्ट में टानीज ने बता रखा ना, और टानीज कहते हैं इसमें क्या बताते हैं, घनिष्ठता, अस्थायित्व तथा समाज में एक दूसरे की परिस्थिति का स्पष्ट जो बोध होता है, सामाजिक संबंधों के ताने बाने को लेकर, सामाजिक रहन सहन, कल्चर, खान पान को लेके, शहरी जीवन को लेके और ग्रामीण जो सारी बातें इसमें गेमिनसाफ्ट गेसेलसाफ्ट में है आपके जो है फर्निट टानीज महोदय बता रखे हैं, ठीक है। और इन्होंने
इसी के बारे में बताते हुए कहते हैं कि जो मनुष्य का अपने जीवन में जो सुख है, दुख है, जो जिसको हँस मिल बाँट कर बाँटता है, रहता है, ठीक है? इन्हीं विशेषताओं को लेकर अपेक्षाकृत ये क्या कहते हैं, समजातीय बातें कहते हैं, यानी होमोजीनियस जो कहता है, ये कहते हैं जो होमोजीनियस यानी समजातीय को होमोजीनियस इंग्लिश कहते हैं, ठीक है? उसी के बारे में बात करना है। और कहते हैं इस प्रकार के समूह की अन्य विशेषताएँ ये कहते हैं स्थानीय होती है, मतलब उसमें स्थानीयता पाई जाती है, नातेदारी, भावात्मक एकता, निरंतरता और प्रामाणिकता का भाव पर जो है पूर्णता रूप से रहता है। जो जनजातीय समाज इस प्रकार के समाज की एक विशेषता वाला समाज के रूप में देखते हैं आप। ये कौन? आपके गेमिनसॉफ्ट गेसलसॉफ्ट के बारे में आपके टानिज फर्निज महोदय के है, ठीक है? फर्निज टानिज महोदय की ये। उम्मीद करता हूँ प्रश्न नंबर 4 भी आप सभी के प्रश्न उत्तर नंबर 4 भी समझ में आ गया होगा, ठीक है? आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न उत्तर नंबर 5। ये फ्रेंड्स हो सकता प्रश्न आपका दिखे नहीं, ठीक है? जिसका मैं बता देता हूँ, इसका आंसर आप लोगों को दिख जाएगा संभवतः, तो ठीक है कराता हूँ क्वेश्चन। आइए तो प्रश्न नंबर 5 का देखिए क्या कहता है। प्रश्न उत्तर नंबर 5 नहीं आएगा तो मैं छोटा कर दूंगा, ठीक है? ये प्रश्न उत्तर नंबर 5 कह रहा है कि निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी पूर्व औद्योगिक समाज से संबंधित है, ठीक है? निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी ये पूर्व औद्योगिक समाज से संबंधित है कह रहा है। तो आपका औद्योगिक समाज से पूर्व क्या कह रहा, ये 1 नंबर हथौड़े का प्रयोग संबंधित है कह रहा, 2 नंबर कह रहा उपभोग के लिए उत्पादन, है ना? 3 नंबर कह रहा द्वितीयक संबंधों का प्रभुत्व, और 4 नंबर ये कह रहा है लाभ के लिए उत्पादन, और 5 नंबर कह रहा है कृत्रिम शक्ति का प्रयोग। तो ये कह रहा दिए गए कूट से सही विकल्प का चयन करें, दिए गए कूट से सही विकल्प का चयन करें, ठीक है? तो इसमें ऑप्शन ए कह रहा है 1 और 2 सही है, ठीक है? 1 और 2 यानी हथौड़े का प्रयोग, और 2 नंबर उपभोग के लिए उत्पादन। अब बी कह रहा 3 और 4 सही है, और सी कह रहा 1, 2 और 3 सही है, और डी कह रहा 3, 4 और 5 सही है, ठीक है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आप लोग बताइएगा बराबर। तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है? ऑप्शन ए क्या है ध्यान दीजिए, ऑप्शन ए कह रहा है 1 और 2 दोनों सही है। देखिए मैं इसको क्लियर कर रहा हूँ, 1 और 2 दोनों सही है, क्योंकि हथौड़े का प्रयोग और उपभोग के लिए उत्पादन ये पूर्व औद्योगिक समाज में ये पाई जाता है। क्योंकि ये पूर्व औद्योगिक समाज के बारे में क्या है, आज में पशु रहता था, यानी पशु जानवर, और मानवीय शक्ति यानी आदमी यानी मनुष्य जो रहता था, इन्हीं के बल पे तो ये खेती बाड़ी करता था, अपना जीवन यापन करता था, इन्हीं के प्रयोग से उत्पादन करता था ना। पूर्व औद्योगिक समाज यानी औद्योगिक समाज से पहले की बातें कर रहा है। तो उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आपके समझ में आ रहा है, क्योंकि औद्योगिक समाजों को 2 भागों में वर्गीकरण कुछ लोगों ने कर रखा है। एक उद्योगों के विकास पर आधारित कहते हैं, और एक पूर्व समाज के विकास मतलब बिना उद्योग के जो ये हथौड़े से और उपभोग के यानी मानव शक्ति के बल पे निर्मित होता था, ठीक है? तो इसमें जो जीविका उपार्जन का पूर्व औद्योगिक समाज के पहले की था साधन क्या था, आपका खाद्य संग्रहण करते थे, शिकार करते थे, खेती बाड़ी करते थे। पूर्व औद्योगिक समाज की समान विशेषताएं यही न थी, आप लोग समझ रहे हैं ना इस चीज़ को। और इसमें क्या है, इसकी जो कुछ निम्न विशेषताएं हैं आप लोग नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिएगा। जो है नंबर 1 निम्न विशेषता क्या है आप लोग नोट करें। नंबर 1 है उत्पादन के मुख्य स्रोत के रूप में भूमि का उपयोग वो लोग करते थे। और नंबर 2 क्या है, नंबर 2 है भूमि का सामुदायिक, पारिवारिक अथवा व्यक्तिगत स्वामित्व होता था। जो मतलब भूमि का मालिक जो रहता था वो व्यक्तिगत होता था ना, वो किसी का थोड़ी होता था जिस पे वो खेती वगैरह करते थे, उसमें ऐसा था, ठीक है? और ये जो आपका 3 नंबर क्या कह रहा है, 3 नंबर नोट करते हुए आप लोग चलिएगा। ये अतिरिक्त उत्पादन के लिए पारस्परिक विनिमय पद्धति का विकास था, ठीक है? विनिमय यानी लेन देन प्रणाली था, जब अधिक उत्पादन हो जाता था लोग ना एक दूसरे से करते थे। और 4 नंबर क्या था, ये आपका 4 नंबर पॉइंट क्या कह रहा, नियमित हाटों का विकास होता था, नियमित बाजार वगैरह लगते थे कहीं किसी एक विशेष एरिया में, ठीक है? और 5 नंबर का स्थानीय व्यापार के केंद्र के रूप में ग्रामीण बाज़ारों का विकास होने लगा। धीरे-धीरे जब लोग विकास किए ग्रामीण बाज़ार के रूप में विकास में गाँव में बाज़ार की भी व्यवस्था होने लगी, ठीक है? हफ्ते साप्ताहिक लगने लगे थे। और 6 नंबर कहता है तकनीक के रूप में हथौड़े का प्रयोग, मतलब जो तकनीक के रूप में सबसे पहले प्रयोग किया गया वो आपका हथौड़े का प्रयोग किया गया, ठीक है? जो पत्थर वगैरह तोड़ने के लिए, उससे हथियार बनाने के लिए, खेती-बाड़ी करने के लिए, ठीक है? आप समझ रहे हैं? और नंबर 7 जो पॉइंट है, 7 नंबर पॉइंट आप नोट कर लिए इसको। ये उपभोग के लिए उत्पादन की बात करता है भाई, उपभोग के लिए उत्पादन यानी खाने पीने के लिए उत्पादन की आवश्यकता पड़ी तो लोग करने लगे, खेती बाड़ी कृषि करने लगे, जोतने बोने लगे। लास्ट पॉइंट है
पॉइंट नंबर 8, ये क्या कह रहा है आपका, प्राथमिक संबंधों का प्रभुत्व, यानी कि जो संबंध था आपस में प्राथमिक रूप से, जो वही ना प्राथमिक संबंध क्या होता है आप लोग जान ही रहे हैं, जो औद्योगिक समाजों के उत्पादन के लाभ के लिए होता है, ऊर्जा के लिए कृत्रिम शब्द का प्रयोग किया जाने लगा बाद में, और द्वितीयक संबंधों के रूप में उसकी धीरे धीरे विशेषता होने लगी, यानी द्वितीयक संबंध भी उसमें बनने लगे। ठीक है, और प्राथमिक संबंध तो थे ही। ठीक है, उम्मीद करता हूँ प्रश्न नंबर 5 आपके समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं प्रश्न उत्तर नंबर अगला क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 8 आपका, प्रश्न उत्तर नंबर 8 ये क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। ये कह रहा है कि सामाजिक मूल्यों के अध्ययन में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले भारतीय समाजशास्त्री विद्वान का नाम बताइए। प्रश्न नंबर 6 आपका क्या कह रहा है, ठीक है, कि सामाजिक मूल्य के अध्ययन में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले भारतीय समाजशास्त्री विद्वान का नाम बताइए। तो ऑप्शन ए करा एस.सी. दुबे यानी कि श्यामा चरण दुबे, ठीक है। ऑप्शन बी करा राधा कमल मुखर्जी। ऑप्शन सी करा डी.एन. मजूमदार यानी धीरेन्द्र नाथ मजूमदार। ऑप्शन डी करा रामकृष्ण मुखर्जी। तो सामाजिक मूल्यों के अध्ययन में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले भारतीय समाजशास्त्री विद्वान का नाम बताइए। कौन से विद्वान हैं, ठीक है, जो सामाजिक मूल्यों के अध्ययन में महत्वपूर्ण योगदान दिए हैं। इन ऑप्शन से जैसे प्रश्न आपका गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन बी राधा कमल मुखर्जी महोदय हो जाएंगे। ये इन्हीं की अवधारणा है राधा कमल मुखर्जी महोदय की, आप लोग नोट करते हुए चलिएगा इस प्रश्न को भी। ये सामाजिक मूल्यों के अध्ययन में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले राधा कमल मुखर्जी महोदय हैं, क्योंकि आपके राधा कमल मुखर्जी जो हैं एक विशेष ख्यात प्राप्त सामाजिक मूल्य संबंधी सिद्धांत इनका रहा है जो, ठीक है। ये कहते हैं सामाजिक मूल्य, सामाजिक मान यानी स्टैंडर्ड यानी कि लक्ष्य या आदर्श, जिनके आधार पर इन्होंने विभिन्न सामाजिक परिस्थितियों और विषयों का मूल्यांकन कर रखा। कौन, राधा कमल मुखर्जी ने। राधा कमल मुखर्जी ने दर्शन की सहायता से सार्वभौमिक समाज विज्ञान की जो है बात करते हैं। तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि दर्शन की सहायता से सार्वभौमिक समाज विज्ञान की बातें कौन करता है, तो राधा कमल मुखर्जी, आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। पीजीटी वाले खास कर ध्यान दें, यूपी पीजीटी वाले नोट करके चलिएगा आप लोग। राधा कमल मुखर्जी द्वारा भारत में क्षेत्रीय आयामों पर लिखने वाले जो है इस पद्धति के बारे में बताने वाले आपके जो अगले नहीं हैं, एस.सी. दुबे यानी कि श्यामा चरण दुबे महोदय, जो ये आपके हैं ऑप्शन ए श्यामा चरण दुबे, इनके बारे में बात करें। श्यामा चरण दुबे महोदय जो है, जो इनकी पुस्तक भारतीय ग्राम, इसमें इन्होंने व्यापक रूप से जो है भारतीय ग्राम में व्यापक रूप से इसके बारे में बता रखा, ठीक है। और डी.एन. मजूमदार किस कहाँ की बात करते हैं, आपकी ये ऑप्शन सी है ना, डी.एन. मजूमदार। ये कहते हैं कि कास्ट, क्लास एंड ऑक्यूपेशन नामक पुस्तक इन्होंने लिखा है, ठीक है। डी.एन. मजूमदार नोट कर लीजिएगा। कास्ट, क्लास एंड ऑक्यूपेशन किसकी पुस्तक है, तो डी.एन. मजूमदार की है। इन्होंने आपके जो है आदिवासियों को, पिछड़े हिंदू शब्द का प्रयोग किया है आदिवासियों को लेके, आदिवासियों को, ठीक है, डी.एन. मजूमदार जी ने किया है। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। उम्मीद करता हूँ प्रश्न नंबर 6 आप सबके समझ में आ गया होगा, ठीक है। आइए देखते हैं प्रश्न उत्तर नंबर 7 क्या कह रहा है। ये प्रश्न नंबर 7 आपका क्या रहा है, ये 7 नंबर कि टालकाट पार्सन्स के अनुसार निम्नलिखित में से सामाजिक व्यवस्था की रचना एवं निरंतरता में आधारभूत प्रक्रिया है। तो आपका ऑप्शन ए लक्ष्य पूर्ति, ऑप्शन बी एकीकरण, ऑप्शन सी संस्थाकरण, ऑप्शन डी अनुकूलन। एक घूंट पानी पी लो फ्रेंड, तो फिर आप लोग तब तक इसका आंसर दीजिए। तो फ्रेंड्स इसका आंसर क्या हो जाएगा, टालकाट पार्सन्स के अनुसार कि सामाजिक व्यवस्था की रचना एवं निरंतरता में आधारभूत प्रक्रिया है। तो क्या है प्रश्न नंबर 7 का आंसर आप लोग बताइएगा फटाफट। तो इसका इनके अनुसार टालकाट पार्सन जो पार्सन्स महोदय हैं, इस संस्थाकरण की बात करते हैं ना, तो ये संस्थाकरण इसमें ऑप्शन है नहीं, देखिए ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर, संस्थाकरण। तो आप लोग नोट करते हुए चलिएगा, संस्थाकरण आपका हो जाएगा इसका आंसर, क्योंकि ये टालकाट पार्सन्स महोदय जो हैं, इन्होंने संस्थाओं के निर्माण और विकास को लेके ये जो इनके मूल्य और जो मानक हैं वो सामाजिक व्यवस्था में जो बनाए रखते हैं, उसी के सामाजिक नियंत्रण के जो साधन हैं, जो उसकी अनुकूलन है, लक्ष्यपूर्त है, एकीकरण, प्रतिमान, संरक्षण, प्रयोगात्मक, पूर्वेच्छाएँ, ठीक है, फंक्शनल प्री रिक्वेस्ट, ठीक है, उसी के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो ये आपका
हो गया। अनुकूलन क्या है? अनुकूलन के बारे में आप लोग जान ही रहे हैं ना, मूल प्रतिमान जिसकी आवश्यकता है सामाजिक अनुकूलन के लिए होती है, यानी समाज के लिए होती है, जो समाज के अनुकूल होते हैं, जो बहुत से ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न की जाती है जो समाज के अनुकूल बनाई जाती है, ठीक है, ताकि समाज के हित में हो। तो ये अनुकूलन सामाजिक व्यवस्था के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए आवश्यक होते हैं, ठीक है। तो ये अनुकूलन हो गया। और आपका जो है ये लक्ष्य पूर्ति क्या है? ये जो आपका अनुकूलन आप देख ही लिए, ऑप्शन डी आपका हो गया। या ऑप्शन ए हो गया लक्ष्यपूर्त। लक्ष्यपूर्त क्या होता है इसके बारे में आप जानते हैं? या मूल प्रतिमान व्यक्ति लक्ष्य प्राप्त की एक अपेक्षा सामाजिक या सामूहिक लक्ष्य प्राप्त और अधिक बल देता है सामूहिक रूप से, ताकि कोई कार्य किया जाए, ताकि उसको लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए जो समाज के हित में हो, समाज के कार्य में, समाज के, ठीक है, सामाजिक लक्ष्यों की पूरा कर सके, ठीक है, और सामाजिक लक्ष्य को सामाजिक रूप से महत्वपूर्ण हो। तो ये सामाजिक लक्ष्य हो गया। और एकीकरण जो आपका हो गया, ये ऑप्शन बी एकीकरण, इसके बारे में भी आप जान ही रहे हैं, क्योंकि यह मूल प्रतिमान समाज में एकता व संगठन को बनाए रखने के लिए इसकी आवश्यकता होती है और इस पे ये बल देता है, ठीक है, एकीकरण, ताकि समाज में विभिन्नता में जो एकता की जो बातें होती नहीं, वही समझ लीजिए आप प्रत्येक स्तर पे एक दूसरे के साथ इस तरह का सहयोगी संबंध बनाए रखें, सामाजिक व्यवस्था में एकता और संगठन बना रहे, ताकि आपसी फूट वगैरह ना हो, ठीक है, और जिससे समाज जो है चलता रहे। तो उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न भी आप समझ गए होंगे, प्रश्न नंबर 7 भी। आइए प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। प्रश्न उत्तर नंबर 8 क्या आपका कह रहा है, ठीक है फ्रेंड। प्रश्न उत्तर नंबर 8 ये कह रहा है, प्रश्न नंबर 8 आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राथमिक समूह है? क्या कह रहा है प्रश्न नंबर 8 कि इसमें से कौन सा एक प्राथमिक समूह है? राजनीतिक दल, ऑप्शन ए हो गया आपका, ठीक है, ऑप्शन बी परिवार, ऑप्शन सी औद्योगिक इकाई, ऑप्शन डी स्कूल। तो ऐसे प्रश्न तो आप गलत कर ही नहीं सकते, क्योंकि ऐसे प्रश्न प्राथमिक समूह द्वितीयक समूह के बारे में आप पढ़ ही रखे हैं। तो ये आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, परिवार। परिवार जो है ना प्राथमिक समूह में आता है, बाकी द्वितीयक समूह में आप जान ही रहे क्या आता है। द्वितीयक समूह में आपका राजनीति आ गया, ठीक है, ये औद्योगिक आ गया, स्कूल आ गया, और प्राथमिक समूह में आपका परिवार ही आता है। जिसको आप लोग अच्छे से पढ़ रखे हैं कि राजनीतिक दल, औद्योगिक इकाई, स्कूल, ये सभी समान जो द्वितीयक समूह की विशेषताएँ हैं। जबकि मर्टन जो आपके हैं, रॉबर्ट की मर्टन, ये गैर सदस्यता समूह की बातें ये करते हैं ना, ये भी आप जानते होंगे। और इसमें क्या है, प्राथमिक समूह की जो अवधारणा है, जिसके प्रतिपादक कौन माने जाते हैं? चार्ल्स हटन कूले महोदय हैं जो प्राथमिक समूह की बात करते हैं। आप लोग नोट करके रखिएगा, जिनकी पुस्तक है चार्ल्स हटन कूले महोदय का सोशल ऑर्गेनाइजेशन। इसी में इन्होंने बहुत विस्तार पूर्वक इसके बारे में बता रखा है। इसी में इन्होंने कहा परिवार है, पड़ोस है, जो खेल कूद बच्चे खेलते हैं, ठीक है, ये प्राथमिक समूह में आते हैं, ठीक है, नाते रिश्तेदारी। बाकी ये जो आपके ये घनिष्ठता, अनौपचारिकता, संबंध, भावात्मक लगाव होता है, ये सब इसी में आते हैं, ठीक है। और टालकट पार्सन्स महोदय जो आपके हैं, ये कहते हैं सामाजिक संरचना की अवधारणा में विशिष्ट रूप से कर्मबद्धता पाई जाती है। ये प्रश्न बन सकता है कि सामाजिक संरचना की अवधारणा में विशिष्ट रूप से कर्मबद्धता पाई जाती है, किसकी अवधारणा? तो टालकट पार्सन्स महोदय की अवधारणा, इसको भी नोट करते हुए आप लोग चलिएगा। तो प्रश्न नंबर 8 मेरे ख्याल से समझ में आ गया है आप सभी के। आइए देखते हैं अगला प्रश्न आप सभी का क्या है। प्रश्न नंबर 9 क्या कह रहा है? प्रश्न उत्तर नंबर 9 ये कह रहा है, अंतः समूह एवं बाह्य समूह की अवधारणाओं को किसने प्रतिपादित किया है? ठीक है, प्रश्न नंबर 9 कह रहा है कि अंतः समूह एवं बाह्य समूह की अवधारणाओं को किसने प्रतिपादित किया है? तो आप लोग इसका आंसर बताइए। अंतः समूह बाह्य समूह की अवधारणाओं को किसने प्रतिपादित किया? तो ऑप्शन ए कूले, ऑप्शन बी साइमन, ऑप्शन सी मर्टन, ऑप्शन डी समनर महोदय हो जाएंगे। तो इसका आंसर तो गलत होना ही नहीं चाहिए आप लोगों से, ठीक है, क्योंकि इसका आंसर आप लोग देखिए ऑप्शन सी, ये ऑप्शन डी है समनर महोदय। ऑप्शन डी इसका आंसर आपका जॉर्ज समनर महोदय हैं। यही जो आपके जॉर्ज समनर महोदय जो अंतः समूह बाह्य समूह की अवधारणाओं को बातें करते हैं, क्योंकि ये आपके जो हैं ये कूले महोदय, इसमें एक ऑप्शन है, ऑप्शन ए कूले महोदय। कूले महोदय जो हैं ये चार्ल्स हटन कूले, ठीक है, अभी मैंने पिछली में बताया ना, पिछले प्रश्न चार्ल्स हटन कूले प्राथमिक समूह की बात करते हैं, तो ये इसी प्राथमिक समूह की अवधारणा इनकी है। जबकि ये जो है आपका साइमन ने संस्कृत की अवधारणा को विश्लेषण किया है, ये समनर ने, ठीक है, और उसी हिसाब से ये आंसर जो आपके
ये अंतर समूह तथा बाह्य समूह की अवधारणा का प्रयोग जॉर्ज समनर ने सन 1907 में किया है, जो इनकी पुस्तक है फ्यूक्वेज में इन्होंने इससे विस्तार पूर्वक से कर रखा है। ठीक है, और साइमन जो महोदय हैं ये संस्कृत की अवधारणा को व्यापक रूप से विश्लेषण कर रखे हैं। आपके ऑप्शन भी साइमन महोदय। ठीक है, और बाकी आप रॉबर्ट किंग मॉर्टन को आप जान ही रहे हैं, ये इनके अवधारणा भी पिछली प्रश्न बताया हूँ। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, क्योंकि ज़्यादा अगर विस्तार करेंगे फ्रेंड ना तो एक प्रश्न में तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, तो प्रश्न छूटने के चांस रहते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 10 आपका क्या कह रहा है। ये प्रश्न उत्तर नंबर 10 नोट करते चलिए। निम्नलिखित में से कौन सी समिति नहीं है, कह रहा कौन सी समिति नहीं है, ध्यान दीजिएगा। तो आपका ऑप्शन ए फुटबॉल क्लब, ऑप्शन बी श्रमिक संघ, ऑप्शन सी पड़ोस, ऑप्शन डी छात्र संघ। तो इसमें से बताइए प्रश्न नंबर 10 का कि कौन सा समिति नहीं है, क्या कह रहा है। तो आपका इसमें तो इसका आंसर भी आपका गलत नहीं होना चाहिए, ऐसे प्रश्नों का कॉमन सेंस है। तो आपका ये ऑप्शन सी हो जाएगा, पड़ोस समिति थोड़ी है। अभी आपका बताया ना, पड़ोस जो है प्राथमिक समूह में आता है कि नहीं। तो ये कहाँ समिति की कुछ विशेषताएं हैं, आप लोग नोट करना चाहें नोट कर लें, मैं बता दे रहा हूँ, क्योंकि समिति की निम्न विशेषताएं अगर आप जानते रहेंगे तो प्रश्न के आंसर देने में आसानी होगा। पॉइंट नंबर 1 नोट करिए, विशिष्ट उद्देश्य है। पॉइंट नंबर 2 है संगठन है। पॉइंट नंबर 3 आपका है कृत्रिम उत्पत्ति है। और पॉइंट नंबर 4 आपका नोट करते चलिए आप लोग जो है आंशिक है। और पॉइंट नंबर 5 है, आप लोग जो है क्लास दोबारा देख करके लिख लीजिएगा, मैं थोड़ा जल्दी बोल दे रहा हूँ नहीं तो काफ़ी समय हो जाएगा। पॉइंट नंबर 5 है ऐच्छिक सदस्यता। पॉइंट नंबर 6 है आपका नियमन और विनिमय हो गया। और पॉइंट नंबर 7 है औपचारिक सदस्यता है। पॉइंट नंबर 7 हो गया। और पॉइंट नंबर 8 आपका ये हो गया, क्या है पॉइंट नंबर 8 अस्थाई है। तो इन विशेषताओं की जो उत्पत्ति है उपस्थिति के बारे में फुटबॉल क्लब है, श्रमिक संघ है, छात्र संघ में जो ये देखी जा रही है आपका श्रमिक संघ, फुटबॉल क्लब और छात्र संघ, ये जो है आपका, जबकि पड़ोस की जो उत्पत्ति स्वाभाविक होती है, अपने आप होती है ना, तो इसमें आपकी घनिष्ठता पाई जाती है पड़ोस में। तो ये 4 सट्टन कूड़े ने पड़ोस को प्राथमिक समूह ही कह रखा है, आप जान ही रहे हैं। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। ये प्रश्न आप समझ गए होंगे। 11 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है आपका। प्रश्न उत्तर नंबर 11 आपका कह रहा फ्रेंड्स, संदर्भ समूह व्यवहार, ये संदर्भ समूह व्यवहार निम्नलिखित में से किसका परिणाम है। तो ऑप्शन ए कह रहा वंचन का है, ऑप्शन बी कह रहा सापेक्ष वंचन का, ऑप्शन सी कह रहा सापेक्ष प्रेरणा का, ऑप्शन डी कह रहा प्रेरणा का। तो संदर्भ समूह व्यवहार ये देखिए किसका वंचन है। तो आप लोग प्रश्न नंबर 11, ये अवधारणाओं से आज प्रश्न है ना फ्रेंड्स, ये अवधारणा से है तो थोड़ा कठिन है, तो आप लोग इसमें घबराइएगा मत। जो है आप लोग एक बार समझ में ना आए, क्लास दोबारा देख लेंगे तो पूरा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो इसका आंसर आपका ऑप्शन ये सापेक्ष वंचन हो जाएगा। सापेक्ष वंचन क्या है आपका, ऑप्शन बी है। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। ये जो प्रश्न के अनुसार ये जो आपका प्रश्न कह रहा है ना कि संदर्भ समूह व्यवहार किस में आता है, तो सापेक्ष वंचन के तहत आता है, क्योंकि संदर्भ समूह की जो अवधारणा है, जो इसका विस्तृत रूप से विश्लेषण कर रखा, किसने कर रखा है, आपके आर के मर्टन यानी रॉबर्ट किंग मर्टन महोदय ने कर रखा है। जो इनकी पुस्तक है ना द अमेरिकन सोल्जर, अभी बताया ना कि पिछले क्वेश्चन में कि राशि के साथ मिलकर इन्होंने जिस पे विस्तार रूप से अध्ययन कर रखा है। ठीक है, और संदर्भ समूह की व्यवहार यानी सापेक्ष वंचन, संदर्भ समूह व्यवहार मतलब सापेक्ष वंचन का जो इन्होंने बातें करते हैं। तो वंचन में अपने आप में कोई निरपेक्ष अवधारणा नहीं होती, कहते हैं। संदर्भ समूह व्यवहार व्यक्ति को पूर्वाभासी समाजीकरण यानी कि क्या है एंटीसेप्टरी क्या कहते हैं सोशलाइजेशन। ठीक है, एंटीसेप्टरी सोशलाइजेशन की से प्रेरित है ये। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ प्रश्न नंबर 11 भी आप समझ गए होंगे। आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या करा, प्रश्न उत्तर नंबर 12। ये कहाँ है फ्रेंड्स, यही तो है मेरा सिस्टम ना, थोड़ा कम सही है, फिर भी मैं क्लास पूरा कराऊंगा, आप लोग ध्यान में दीजिएगा क्लास पे। ठीक है, प्रश्न नंबर 12 आप क्या क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड। प्रश्न उत्तर नंबर 12 आपका कह रहा है कौन सा सिद्धांत जो है 12 क्या कह रहा है, नोट करते चलिए कि कौन सा सिद्धांत मानव की मानसिक एकता पर आधारित है। मानव की मानसिक एकता पर आधारित है कौन सा सिद्धांत, तो ऑप्शन ए कह रहा उद्विकास, ऑप्शन बी कह रहा प्रसारवाद, ऑप्शन सी कह रहा प्रकारवाद, ऑप्शन डी कह रहा नव प्रसारवाद। ठीक है, ये ऑप्शन है, तो इसका आंसर आप लोगों का ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन ए क्या दिया है, उद्विकास। ठीक है, क्यों,
क्योंकि ये देखिए ना प्रश्न जो कह रहा है आपका कि मानव की मानसिक एकता पर उद्विकास के अनुसार है, क्योंकि ये प्रारंभिक काल की बात कर रहे हैं। प्रारंभिक काल के उद्विकासी सिद्धांत की ये मान्यता रही है कि मानसिक बनावट की दृष्टि से मनुष्य सर्वत्र एक सा है। ठीक है, ये जो मानसिक बनावट है मनुष्य का सर्वत्र एक साथ, वो कहीं का हो। ठीक है, तो इसी पे जो है इसी पे समान समस्याओं की स्थिति को लेके मनुष्य एक जैसे समाधान ढूंढ निकालते हैं। इसी संदर्भ में आपके जो टायलर महोदय हैं और मार्गन महोदय हैं, इन्होंने कहा कि विकासीय द्वारा सांस्कृतिक समांतरों की व्याख्या मानव जगत की मानसिक एकता का परिणाम है। और ये आपके जो क्या नाम है, ये गेवर और फ्रांस बोस जो रहे, गेवर और फ्रांस बोस और ये बिस्लर, ये जो प्रसारवादी रहे हैं। ठीक है, और प्रकारवादी चिंतकों को मानना है कि समाज की प्रत्येक इकाई समाज की उत्तरजीविता के लिए अपरिहार्य है। और प्रकारवादी में कौन कौन आता है, आप लोग पढ़ रखे ना प्रकारवादी, जो ये आपका है ऑप्शन सी। प्रकारवादी में कौन कौन आता है, प्रकारवादी में आपके पार्सन है, मर्टन है, रेडक्लिफ ब्राउन, मिलिनस्की इत्यादि समाजशास्त्री आते हैं ना। तो ये आपका जो है, उम्मीद करता हूँ उद्विकासवादी जानिए ना, उद्विकासवाद वो डार्विनवाद वाला सिद्धांत की बातें ये कर रहे हैं यहाँ। ठीक है, जो आप हाई स्कूल में ही डार्विनवाद पढ़ रखे होंगे। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है आपका। प्रश्न नंबर 13 क्या कह रहा है फ्रेंड, प्रश्न उत्तर नंबर 13। ये प्रश्न नंबर 13 आपका कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सामाजिक संरचना का तत्व नहीं है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन है सामाजिक भूमिका, ऑप्शन बी सामाजिक परिस्थिति, ऑप्शन सी आदर्श शून्यता, ऑप्शन डी मानक। यही नहीं कह रहा प्रश्न नंबर 13 आपका, ऑप्शन डी मानक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग बताइए प्रश्न नंबर 13 का आंसर फटाफट। तो इसका आंसर आपका आदर्श शून्यता हो जाएगा। ठीक है, तो आदर्श शून्यता कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सी है। नोट करते चलिए आपका आदर्श शून्यता। आदर्श शून्यता की बातें कौन करता है, आप लोगों को पता होगा। आदर्श शून्यता की बातें आपके टालकट पार्सन्स महोदय ही करते हैं ना। तो जो कि टालकट पार्सन्स महोदय ये संरचनाकरण और आदर्श शून्यता को लेके जो है सामाजिक संस्था को लेके पॉइंट वाइज बताया। इन्होंने नंबर 1 कहा परस्पर संबंधित संस्थाएं होती हैं, इसको लेके परस्पर संबंधित संगठन होता है, सामाजिक प्रतिमान होने की मानक होते हैं, परिस्थिति होता है, भूमिका होता है। ये टालकट महोदय की है। ठीक है, तो टालकट की सामाजिक संस्था की परिभाषा जो विशिष्ट क्रमबद्धता पर विशेष बल देता है। अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में ही इसको बताया हूँ आपको। ठीक है, आइए देखता हूँ अगला प्रश्न देखते हैं आप सभी के लिए। प्रश्न नंबर 15 क्या कह रहा है, ये प्रश्न नंबर 14 आ गया फ्रेंड, 15 तो नहीं, अभी 14 नंबर प्रश्न, वो 13 नंबर था आपका। ठीक है, प्रश्न नंबर 13, ये 14 नंबर देखिए क्या कह रहा कि लघु समुदाय पालने से लेकर कब्र तक के जीवन का संयोजन है। अच्छा, ये यहाँ से देखिएगा, ये यहाँ से लेके यहाँ तक की बात कर रहा है कि लघु समुदाय पालने से लेकर कब्र तक के जीवन का संयोजन है। यह कथन किसका है, ये विचार किसका है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन है रॉबर्ट रेडफील्ड, ऑप्शन बी आंद्रे बेंते, ऑप्शन सी बी.आर. चौहान, ऑप्शन डी मैकिम मैरियट। ठीक है, यही ना है। तो ये किसका विचार है, तो इसका आंसर आपका ऑप्शन ए है। सही आंसर नोट कर लीजिएगा, ऑप्शन क्या है, ये रॉबर्ट रेडफील्ड की विचारधारा है कि लघु समुदाय पालने से लेकर कब तक के जीवन का संयोजन है। ये बात एकदम सही भी है। अगर देखा जाए रेडफील्ड ने कृषकों के समुदायों के बारे में अध्ययन किया था, कृषक समुदाय, जिसको उन्हीं को लेकर उन्होंने कहा कि लघु समुदाय एक ऐसा समुदाय जो आकार की दृष्टि से छोटा है किंतु सामाजिक जीवन की दृष्टि से विशिष्टता, समरूपता एवं आत्मनिर्भरता जैसी विशेषताओं से युक्त होता है। एकदम सही बात है। ठीक है, इन्होंने कहा क्योंकि रेडफील्ड की मान्यता कि लघु समुदाय व्यक्ति के जीवन से महत्वपूर्ण रूप से संबंधित होता है, क्योंकि यह व्यक्ति के जन्म से मृत्यु तक संपूर्ण जीवन संयोजन होता है। ठीक है, क्योंकि आप जानिए ना, मनुष्य पैदा होने से लेकर जो है मरते तक ही कुछ ना कुछ करता रहता है अपने जीवन संवारने के लिए, बनाने के लिए। जब जो ठीक है बचपन में हंसता खाता खेलता युवा होता है, तो फिर पढ़ाई लिखाई करता है, उसके बाद जो है शादी विवाह होती है, फिर अपने पारिवारिक जीवन में आता है, फिर सामाजिक जीवन में आता है, फिर ऐसे ये जीवन चलना रहता है। ठीक है, उसी के बारे में ये रॉबर्ट रेडफील्ड महोदय का है, लघु समुदाय पालने से लेकर कब्र तक के जीवन का जो है संयोजन है। ठीक है, तो इसी के बारे में आपके ये बी.आर. चौहान महोदय जो हैं, ये ऑप्शन सी देखिए ना, ये बी.आर. चौहान महोदय ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि लघु समुदाय की अवधारणा जो राजस्थान का एक गांव का इन्होंने अध्ययन किया था बी.आर. चौहान महोदय, ये रणौतों की सादड़ी गांव है। नोट कर लीजिएगा, रणौतों की सादड़ी का अध्ययन किसने किया है, तो ये आपका प्रश्न बन रहा बी.आर. चौहान ने किया। ठीक है, इसी को उन्होंने, और जो आपकी ये क्या कहते हैं मैकिम मैरियट महोदय हैं,
ऑप्शन डी आपका मैकिमरियत महोदय। ये स्थानीयकरण और सार्वभौमिकीकरण की अवधारणा को लेके बात करते हैं। स्थानीयकरण और सार्वभौमिकीकरण के अवधारणा को इन्होंने प्रतिपादन किया है, ठीक है, लघु समुदाय की अवधारणा का प्रयोग करते हुए आपके मैकिमरियत महोदय। और आंद्रे बंतई महोदय जो है इन्होंने जातीय संरचना, ऑप्शन बी ये आंद्रे बंतई महोदय है ना, इन्होंने आपका जातीय संरचना का विश्लेषण शक्ति संरचना के आधार पर किया है, ठीक है। शक्ति को मेन रूप से ध्यान में रखते हुए इन्होंने जातीय संरचना के आधार को किया, अध्ययन किया है। कौन? आपके आंद्रे बंतई महोदय। आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15 नंबर प्रश्न आपका क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न नंबर 15 ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं सुमेलित है, पहचान कर सही विकल्प चुने, ठीक है। तो इसमें से कोई एक सही नहीं सुमेलित, बाकी सही सुमेलित है, तो उसी का कह रहा है कि ये पहचान कर सही विकल्प चुने। तो आइए देखते हैं इसमें से कौन सा सही नहीं सुमेलित है। तो आपका ये अधिशेष मूल्य कह रहा कार्ल मार्क्स का बता रहा, ठीक है। और ऑप्शन बी कह रहा है चुनौती एवं प्रत्युत्तर का सिद्धांत हेराल्ड गार्फिंकल का यहाँ बता रहा। ऑप्शन सी कह रहा परिस्थिति एवं संविदा मेन का बता रहा। ऑप्शन डी कह रहा वस्तुनिष्ठ एवं व्यक्तिनिष्ठ संस्कृत जॉर्ज सिमेल महोदय का बता रहा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर आपका प्रश्न नंबर 15 का बी हो जाएगा। नोट करते हुए चलिएगा, प्रश्न नंबर 15 का आंसर आपका बी हो जाएगा। बी क्या है आंसर, ये आपका क्यों गलत है, ये देखिए चुनौती एवं प्रत्युत्तर का सिद्धांत हेराल्ड गार्फिंकल महोदय का नहीं है ये इनका। फिर हेराल्ड गार्फिंकल का अगर ये नहीं है प्रश्न नंबर 15, तो ये फिर किसका है, तो ये आपका नोट करते हुए चलिए चुनौती एवं प्रत्युत्तर का सिद्धांत जो है ये टाइनबी महोदय का है, ठीक है। तो आप लोग नोट कर लीजिएगा ये टाइनबी महोदय का है, ठीक है। ये हेराल्ड गार्फिंकल महोदय का नहीं है, टाइनबी महोदय का है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये भी प्रश्न आप समझ गए होंगे। आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 16। आप ध्यान दीजिएगा, प्रश्न उत्तर नंबर 16 ये सब इम्पोर्टेंट प्रश्न है और धारणाओं से प्रश्न है। थोड़ा सा टिपिकल आज की क्लास आप सबको लग रहा होगा फ्रेंड्स, लेकिन ये परीक्षा के दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैकाइवर एवं पेज ने संघर्ष के स्वरूपों का इस प्रकार वर्णन किया है, किस प्रकार वर्णन किया है। ऑप्शन ए कह रहा आंशिक एवं पूर्ण संघर्ष, ऑप्शन बी कह रहा व्यक्ति एवं सामूहिक संघर्ष, ऑप्शन सी कह रहा प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष संघर्ष, ऑप्शन डी कह रहा है राजनीतिक एवं अराजनीतिक संघर्ष। थोड़ा सा फ्रेंड तेज चल रहे हैं क्लास को लेकिन, क्योंकि प्रश्न अधिक है और टाइम कम है आपके पास। कोशिश यही रहती है कि एक घंटे के अंदर आपका क्लास पूरा हो जाए, ठीक है। तो ये प्रश्न नंबर 16 क्या कह रहा है, मैकाइवर एवं पेज ने संघर्ष के स्वरूपों का इस प्रकार वर्णन किया, किस प्रकार वर्णन किया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आप बताइए इसका आंसर। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। नोट करते चलिएगा, प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष संघर्ष, ठीक है। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा, प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष संघर्ष, ठीक है। तो ये मैकाइवर एवं पेज प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष संघर्ष की बातें करते हैं, इसको नोट करते हैं, क्योंकि ये आपका जो है ये हो गया ना आंशिक एवं पूर्ण संघर्ष। जो आंशिक एवं पूर्ण संघर्ष की बातें कौन कर रहा है, इसको नोट कर लीजिएगा, ये आपके किंग्सले डेविस महोदय कर रहे हैं, ठीक है। अब व्यक्ति एवं सामूहिक संघर्ष की बातें कौन कह रहा है, ये व्यक्ति एवं सामूहिक संघर्ष की बातें आपके ये ग्लीन एवं ग्लीन महोदय कर रहे हैं, ठीक है। ये ऑप्शन बी जो है ग्लीन एवं ग्लीन महोदय कह रहे हैं। आपका ये प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष मैकाइवर एवं पेज है, ये है राजनीतिक एवं अराजनीतिक संघर्ष की बातें कौन कर रहा है, ये जो आपके राजनीतिक एवं अराजनीतिक संघर्ष की बातें आपके ये ग्लीन एवं ग्लीन ये भी कर रहे हैं। मैकाइवर पेज प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष संघर्ष कर रहे हैं, ग्लीन एवं ग्लीन भी कर रहे हैं, ठीक है। तो आइए ये आपका राजनीतिक संघर्ष के बारे में ग्लीन एवं ग्लीन कर रहे हैं और जॉर्ज सिमेल भी कर रहे हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये भी प्रश्न आपके समझ में आ गया। आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या कर रहा है, प्रश्न नंबर 17 आपका क्या कर रहा है, ध्यान दीजिएगा, प्रश्न उत्तर नंबर 17 ये कर रहा परिवार, प्रश्न नंबर 17 कर रहा परिवार पड़ोस मित्र मंडली में किस प्रकार का सहयोग पाया जाता है। तो आपका ऑप्शन ए मित्रवत, ऑप्शन बी द्वितीयक, ऑप्शन सी प्राथमिक, ऑप्शन डी ये सभी, ठीक है। तो इसका प्रश्न नंबर 17 का आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग बताइएगा। तो ये इस परिवार पड़ोस तथा मित्र मंडली में किस प्रकार का सहयोग पाया जाता है, ऐसे प्रश्न आपका गलत होना ही नहीं चाहिए। तो आपका ऑप्शन सी है प्राथमिक समूह में आता है, ठीक है। ये लोग ये प्राथमिक समूह में आता है, इसको नोट करते हुए आप लोग चलिएगा। तो क्योंकि सहयोग कभी भी मित्रवत भावना पर
जो ये सब होते ही है, जो है परिवार, पड़ोस, मित्र मंडली, 4 षट्टनकूल्य के प्राथमिक समूह की बातें करते हैं। ठीक है, आपने देख ही लिया जो है। और देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 18 आपका समझ में आ गया होगा। द्वितीय समूह के बारे में आप जान ही रहे हैं, उद्योग वगैरह आते हैं ना समूह। तो आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 18 आपका क्या कह रहा है। प्रश्न उत्तर नंबर 18 कि निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक प्रक्रिया नहीं है, कौन सी सामाजिक प्रक्रिया नहीं है कह रहा। संघर्ष, एकीकरण, सामाजिक विघटन, संवेदनशीलता। तो ये प्रश्न कॉमन सेंस पे है, अगर आप थोड़ा सा जान देंगे तो इसका आंसर जान जाएंगे। आपका ऑप्शन डी जो है ये सामाजिक प्रक्रिया नहीं है, क्योंकि संवेदनशीलता तो एकदम अलग है ना। देखिए संवेदनशीलता तो हर व्यक्ति आता है, बाकी आपका ये जो है ऑप्शन ए संघर्ष है, एकीकरण है, सामाजिक विघटन है, आपका सामाजिक प्रक्रिया के तहत आ रहे हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 18 तो क्योंकि आप लोग सामाजिक प्रक्रिया कुछ घटनाओं व कुछ क्रम है जो कि सामाजिक जीवन में निरंतर बना रहता है, जो कि निश्चित परिणाम उत्पन्न सामाजिक प्रक्रिया अनिवार्य तत्व होते हैं। सामाजिक प्रक्रिया के तहत क्या क्या आता है, आप नोट करना चाहें नोट कर लें। ये देखिए ऑप्शन ये जो 1 नंबर घटनाक्रम है, सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स है। ठीक है, नंबर 2 है, नोट करते चलिए आप लोग, नंबर 2 है घटनाओं की पुनरावृत्ति है, सामाजिक प्रक्रिया जो इसको रिपीटेशन ऑफ इवेंट्स कहते हैं। नंबर 3 घटनाओं के मध्य संबंध है, जिसको रिलेशन बिटवीन इवेंट्स कहते हैं। घटनाओं की निरंतरता है जो है, ठीक है, कंटिन्यूटी ऑफ इवेंट्स है, विशिष्ट परिणाम है, स्पेशल रिजल्ट है। ठीक है, तो इस प्रकार जो है ये आपका हो गया। इसका सामाजिक प्रक्रिया में ये संवेदनशीलता नहीं आता। तो मेरे ख्याल से ये प्रश्न भी आप सब अच्छे से समझ गए होंगे। आइए देखते हैं अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 19। ठीक है, प्रश्न नंबर 19 आपका क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। ये सब प्रश्न फ्रेंड्स मैं आपको बताया ना, ये जो प्रश्न है आपके सभी के सभी प्रश्न अवधारणाओं से, लेकिन काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न परीक्षा के दृष्टि से आप लोग क्लास जरूर देखिए, मिस ना करिए, क्योंकि आप लोगों की परीक्षाएं बहुत निकट है। कह रहा प्रतियोगिता को शांतिपूर्ण सहयोग के रूप में किसने वर्णित किया है। किसको, प्रतियोगिता को शांतिपूर्ण सहयोग के रूप में किसने वर्णित किया है। तो आपका ऑप्शन ए कह रहा है स्पेंसर, ऑप्शन बी कोजर, ऑप्शन सी है डेरेनडार्फ, ऑप्शन डी है फ्रेजर महोदय है। ठीक है, तो ये कौन किया है आप लोग बताइए, प्रतियोगिता को शांतिपूर्ण सहयोग के रूप में किसने वर्णित किया है। तो इसका आंसर आपके कोजर महोदय आ जाएंगे। ऑप्शन बी नोट करते हुए चलिए, ऑप्शन बी ये कोजर महोदय। ठीक है, ये कोजर महोदय हैं, क्योंकि आपके ये डेरेनडार्फ महोदय है ना, जो ऑप्शन सी आपके हैं डेरेनडार्फ महोदय। नोट करते चलिए, ये क्या कहते हैं, सत्ता का असमान वितरण संघर्ष का कारण है। ठीक है, इससे जो है सत्ता का असमान वितरण संघर्ष का कारण है, ये डेरेनडार्फ महोदय कहते हैं। ठीक है, और ये स्पष्ट करते हैं कि डेरेनडार्फ ने संघर्ष को शांतिपूर्ण स्वरूप वाला नहीं माना है, जबकि ये संघर्ष को शांत स्वरूप वाला डेरेनडार्फ नहीं मानते हैं। और फ्रेजर जो एक मानवशास्त्री हैं आपके, ये ऑप्शन डी है फ्रेजर, ये एक मानवशास्त्री हैं, नोट करके रखिएगा फ्रेजर महोदय, क्योंकि इनका जो मूल शोध का विषय रहा जादू टोना धर्म से संबंधित रहा है। आपको मैंने बताया ही, द गोल्डन बाउल जो है, द गोल्डन बाउल ये बहुत प्रमुख रचना इनकी, बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। तो ये फ्रेजर महोदय का नोट करते चलिए। और जो स्पेंसर महोदय जो हैं आपके हर्बर्ट स्पेंसर महोदय, ऑप्शन ए जो है, ये डार्विनवाद के उत्तरजीविता के सिद्धांत से प्रेरणा पाई जाती है। उत्तरजीविता के सिद्धांत को जो उनके विकासवादी सिद्धांत को, विकासवादी की बातें करते हैं, अभी मैंने आपको बताया ना। और जो आपके ये क्या कहते हैं, हाँ, मैक्स वेबर जो है प्रतियोगिता को एक शांतिपूर्ण संघर्ष मानते हैं, नोट कर लीजिएगा। ये पूछता प्रतियोगिता को कौन शांतिपूर्ण संघर्ष मानता है, तो मैक्स वेबर महोदय प्रतियोगिता को एक शांतिपूर्ण संघर्ष के रूप में मानते हैं। ठीक है, ये इनकी मान्यता है। आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 20 आ गया ना आपका, प्रश्न नंबर 20। ये क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा कि मानव प्राणियों में समाजीकरण की प्रक्रिया होती है। किसमें, मानव प्राणियों में समाजीकरण की प्रक्रिया होती है। एकदम सही बात तो होती ही है। ऑप्शन ए विभिन्न अंतरालों पर, ऑप्शन बी संपूर्ण जीवन भर, ऑप्शन सी बालकाल में, ऑप्शन डी युवा अवस्था में। तो इसका आंसर कॉमन सेंस थोड़ा लगाएंगे तो 20 नंबर प्रश्न आपका गलत हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा, इसका है संपूर्ण जीवन भर होती है ना। ये भाई एक दिन की बात थोड़ी है, संपूर्ण जीवन भर तो ये चलती है ना,
ये जो प्रश्न कह रहा है आपका कि मानव प्राणियों में समाजीकरण की प्रक्रिया आजीवन चलती है, जब तक जो है आदमी यानी मनुष्य पैदा होता है जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती रहती है। ये ठीक है, तो इसको आप लोग समझ ही गए होंगे। और जब आदमी जब बड़ा होता है उसके अंदर अहम आती है, जब अहम की भावना आती है, अपनत्व की भावना आती है, ठीक है, मेरा तेरा की भावना आती है, तो ये समाजीकरण की प्रक्रिया ऐसे चलता रहता है समाज। ठीक है, आइए देखते हैं अगला प्रश्न। फ्रेंड थोड़ा सा टाइम का अभाव है, काहे ऐसा आज हो जा रहा है ये मेरा सिस्टम, जितना मैं जल्दी सोच रहा हूँ उतने जो है लेट होता है आप लोगों को क्लास, समझ नहीं पाते हैं ऐसा क्यों होता है। ठीक है फ्रेंड, आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 21 क्या कह रहा है आप लोगों का। प्रश्न नंबर 21, ये ध्यान दीजिएगा। ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी सहयोगात्मक प्रक्रियाएं हैं, निम्नलिखित में से कौन सी सहयोगात्मक प्रक्रियाएं हैं। तो 1 नंबर कह रहा है ये सहयोग, 2 नंबर कह रहा है प्रतिकूलता, 3 नंबर कह रहा है सात्मीकरण, 4 नंबर कह रहा है प्रतिस्पर्धा। तो नीचे दिए गए क्या कह रहा है, नीचे दिए गए कोटों से सही उत्तर चुनिए। तो ऑप्शन ए कह रहा है 1 और 2 सही है ना, यही कह रहा है। ऑप्शन बी कह रहा है 1 और 3 सही है। ऑप्शन सी कह रहा है 1, 3, 4 सही है। ऑप्शन डी कह रहा है 1, 2, 3 सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। प्रश्न नंबर 21 का आप लोग बताइए कौन सा सही है। तो इसका आंसर 1 और 3 सही है। ठीक है, तो 1 और 3 कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी ये हो गया, 1 और 3 सही है। नोट करते हुए चलिएगा, ऑप्शन बी इसका 1 और 3, 1 और 3 क्या है सहयोग, और 3 नंबर क्या है सात्मीकरण। ठीक है, प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी सहयोगात्मक प्रक्रियाएं हैं। तो सहयोग, सात्मीकरण ये सहयोगात्मक प्रक्रियाएं हैं, क्योंकि सहयोग समान उद्देश्य या संभागी हितों की जो है पूर्ति के लिए संयुक्त रूप से क्रिया किया जाता है, जिसको समान उद्देश्य समान संगठित प्रयत्न के द्वारा किया जाता है। और सात्मीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति एवं समूह जो है दूसरे समूह से मिलते जुलते रहते हैं और अपने मूल अभिवृत्तियों और उसकी चिंतनशील प्राणी व्यवहार मानव अर्थात जीवन के ढंग को अपनाकर जीने की, उसकी संस्कृति कल्चर को अपनाकर अपने जीवन को जीते हैं सात्मीकरण के तहत। ठीक है, और आपका जो है ये प्रतिकूलता क्या है, 4 है ना। प्रतिकूलता में क्या है, यह ऐसी क्रिया है जो किसी नियम या संगठन के विपरीत कार्य करता है। प्रतिकूलता उसी को कहते हैं, यानी कि असहयोगी क्रिया होती है ना। और संघर्ष में जो आदमी जीवन भर संघर्ष करता है, ठीक है, सहयोग में प्रतिवाद भी होता है। ठीक है, और यह निरंतरता यानी सार्वभौमिक रूप से वैयक्तिक रूप से चेतना की प्रक्रिया है, जिसमें विरोध करने की विचारशील नियत होती है। सभी के अंदर होता है भाई, अगर गलत होगा विरोध करेगा, सही का जो सहयोग करेगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ प्रश्न नंबर 21 भी आप सबके समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं फ्रेंड्स आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा। प्रश्न नंबर 22 ये कह रहा है आपका कि पुनर्समाजीकरण का अर्थ है। प्रश्न नंबर 22 यानी 22 नंबर कह रहा है कि पुनर्समाजीकरण का अर्थ है, यानी क्या अर्थ है। ऑप्शन ए कह रहा समाज के परंपरागत को क्या कह रहा है, ये ध्यान दीजिए, प्रश्न ये आपका पुनर्समाजीकरण का अर्थ है। ऑप्शन ए करा समाज के परंपरागत मूल्यों को सीखना। ऑप्शन बी करा जो पहले सीखा गया उसे भुला देना। ऑप्शन सी करा सीखे हुए सामाजिक व्यवहार को मूल्यों, आदर्शों एवं व्यवहार की नई व्यवस्था सीखकर उसे बदल देना। ऑप्शन डी करा पूर्व निर्धारित एवं पूर्व नियोजित व्यवहार के नियमों को सीखना। ठीक है, ये 22 नंबर आपका कह रहा है प्रश्न। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आप लोग बताइए। इस तो कॉमन सेंस लगाएंगे तो प्रश्न गलत करेंगे ही नहीं, तो इसका ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। ठीक है, ये ऑप्शन सी क्या कह रहा है आप लोग देख ही रहे हैं कि सीखे हुए सामाजिक व्यवहार को मूल्यों, आदर्शों एवं व्यवहार की नई व्यवस्था सीख कर उसे बदल देना, ये पुनर्समाजीकरण का अर्थ है। ठीक है, क्योंकि आप जान ही रहे ना समाज के परंपरागत मूल्यों को सीखना समाजीकरण कहलाता है। ठीक है, समाज के परंपरागत मूल्यों को सीखना आपका ये समाजीकरण कहलाता है ये। ठीक है, और जो पहले सीखा गया उसे भूल जाना विसमाजीकरण कहलाता है, ये ऑप्शन बी। ठीक है, समाजीकरण, विसमाजीकरण और सीखे हुए सामाजिक व्यवहार को मूल्यों, आदर्शों एवं व्यवहार की नई व्यवस्था सीखकर उससे बदल देना पुनर्समाजीकरण के तहत ही ये आएगा। ठीक है, तो इसके प्रकार इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ये देखिए मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ, ऑप्शन सी नोट कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, और जो डी कह रहा है आपका पूर्व निर्धारित एवं पूर्व नियोजित व्यवहार के नियमों को सीखना, तो ये भी समाजीकरण
के तहत आता है, लेकिन जो है इसका सही पुनर्समाजीकरण का बात जो है आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न नंबर 22 भी आपके समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न आपका क्या कहता है। प्रश्न नंबर 23। ठीक है, ये 23 कह रहा है आपका कि निम्नलिखित में से कौन से प्रत्यक्ष सहयोग के उदाहरण हैं। यही कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से प्रत्यक्ष सहयोग के उदाहरण हैं। नोट करते हुए चलिएगा आप लोग। तो आप 1 नंबर कह रहा है ये साथ साथ खेलना, 2 नंबर कह रहा है साथ साथ पूजा करना, 3 नंबर कह रहा है साथ साथ खेत जोतना, 4 नंबर कह रहा अपने लिए काम करना। तो नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर का चयन करना है आपको। तो ऑप्शन ए कह रहा है 1 और 2 सही है, ऑप्शन बी कह रहा 3 और 4, ऑप्शन सी कह रहा 1 2 3 सही है, ऑप्शन डी कह रहा 2 और 3 4 सही। तो इसका आंसर आप लोग फटाफट बताइए। प्रश्न नंबर 23 का आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी क्या है, 1 2 और 3 सही है। नोट करते हुए चलिएगा, ऑप्शन सी आपका सही है आंसर। 1 2 और 3 ये सही है। तो 1 2 3 क्या है देख लीजिए ध्यान से। 1 कह रहा है साथ साथ खेलना, 2 कह रहा है साथ साथ पूजा करना, 3 कह रहा है साथ साथ खेत जोतना। क्योंकि प्रश्न कह रहा है ना निम्नलिखित में से कौन से प्रत्यक्ष सहयोग के उदाहरण है, तो ये साथ साथ वाले सब। बाकी अपने लिए काम करना तो व्यक्तिगत हो गया ना, जो है यानी सेल्फिश हो गया। तो ये कहाँ सही होगा आपका, 23 नंबर इस प्रकार गलत हो गया। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये भी प्रश्न नंबर 23 भी आपके समझ में आ गया होगा। आइए प्रश्न नंबर आपका 24 देखते हैं क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 24। ठीक है फ्रेंड, प्रश्न नंबर 24 ये कथन का प्रश्न है आपका। प्रश्न नंबर 24 ये ध्यान दीजिएगा। ये कह रहा है कि कथन, ये देखिए कथन ये क्या कह रहा है कि सहचारी मनोवृत्तियां सामाजिक संबंधों के संस्थापन का प्रवर्तन करती है। और कारण आहार क्या कह रहा है आप लोग ध्यान दीजिएगा कि सामाजिक संबंधों के संस्थापन के प्रवर्तन से सामाजिक एकता सुदृढ़ होती है। ठीक है, तो ये तो आपका सहचारी मनोवृत्तियां सामाजिक संबंधों के संस्थापन का प्रवर्तन करती है, एकदम ये सही है। ठीक है, अब लेकिन देखिए व्याख्या कर रहा कि नहीं कारणार्थ। ये देखिए सामाजिक संबंधों के संस्थापन के प्रवर्तन से सामाजिक एकता होती है, सहचारी नहीं, व्याख्या नहीं कह रहा, सही दोनों है। तो इसमें कौन सा आंसर, ऑप्शन ए कह रहा है आर दोनों सही, आर ए की सही स्पष्टीकरण है, ऑप्शन ए कह रहा है। ऑप्शन बी कह रहा है ए आर दोनों सही, आर ए की सही स्पष्टीकरण नहीं है। इसका आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी नोट करते हुए चलिए, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि ए आर दोनों सही है लेकिन इसका स्पष्टीकरण नहीं, वो अपने में दोनों सही है। ठीक है, बाकी आपका ऑप्शन ए सी डी गलत तो है ही है। ठीक है, आइए देखते हैं, ये प्रश्न आप समझ गए होंगे। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर आपका 25 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। ठीक है फ्रेंड, ये 25 नंबर प्रश्न, 25 नंबर प्रश्न आपका कह रहा है कि निम्नलिखित में से समाजशास्त्र के औपचारिक संप्रदाय से किसका नाम संबंधित है। ठीक है, निम्नलिखित में से समाजशास्त्र के औपचारिक संप्रदाय से किसका नाम संबंधित है। तो आपका ऑप्शन ए कह रहा है टॉम बोटोमोर, ऑप्शन बी कह रहा है रॉबर्ट बी रिस्टिट, ऑप्शन सी कह रहा है जॉर्ज सिमेल, ऑप्शन डी कह रहा है जो है टी वेबलर महोदय हैं। ये प्रश्न नंबर 25 है। तो इसका आंसर आप लोग बताइए क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, जॉर्ज सिमेल। ठीक है, जॉर्ज सिमेल महोदय जो हैं इसका सही आंसर हो जाएंगे, क्योंकि प्रश्न अनुसार जो है निम्नलिखित में से समाजशास्त्र के औपचारिक संप्रदाय से किसका नाम संबंधित है, औपचारिक संप्रदाय से। तो आप लोग ध्यान दीजिए, औपचारिक संप्रदाय से आपका जॉर्ज सिमेल का नाम संबंधित है, क्योंकि औपचारिक संप्रदाय के जो प्रवर्तक माने जाते हैं आपके जॉर्ज सिमेल हैं, वानिवीज महोदय हैं जो स्वरूपात्मक संप्रदाय के हैं, जो मैक्स वेबर और वीरकांत इस्माइल टानिज महोदय भी है। ठीक है, ये आपके और समन्वयात्मक संप्रदाय के जो समर्थक हैं समन्वयात्मक, ठीक है, गिन्सबर्ग हैं, दुर्कीम है, हाउस हैं और सोरोकिन मैनहीम है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये भी प्रश्न आप समझ गए होंगे। आइए अगला प्रश्न देखते हैं आपका क्या है कह रहा है। प्रश्न नंबर 26। ठीक है, 26 नंबर प्रश्न आपका क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए आप लोग। 26 नंबर कह रहा है निम्नलिखित में से किसने नृजात केंद्रवाद की अवधारणा को प्रतिपादित किया है। नृजात केंद्रवाद की अवधारणा को प्रतिपादित किया है, किसने प्रतिपादित किया है नृजात केंद्रवाद की अवधारणा को। तो आपका ऑप्शन ए डब्ल्यू जी समरर महोदय हैं, ऑप्शन बी एफ एच
गिडेंस महोदय हैं, CH कूले महोदय हैं, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी इमाइल दुर्खिम महोदय हैं। तो कौन है इसका आंसर बताइए? CH ये गिडेंस महोदय हैं, समरम महोदय हैं, कूले महोदय, दुर्खिम महोदय हैं। प्रश्न नंबर 26 का आंसर आप लोग दीजिए। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, WG समरम महोदय हों, जो कि निर्जात केंद्रवाद की अवधारणा को प्रतिपादित कर रखे हैं, WG समरम महोदय। तो इसका आंसर आप लोग नोट कर लीजिएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ प्रश्न आप सभी के समझ में आ रहा होगा। ऐसा तो इसमें कुछ है नहीं जो समझ में ना आ रहा हो, क्योंकि समरन निर्जात केंद्रवाद की बातें करते हैं। और आपके जो ये गिडेंस महोदय हैं, ये ऑप्शन बी गिडेंस महोदय, ये आपके समानता की चेतना की बातें करते हैं, जिसको एक्सटेंशन कहते हैं, यानी संरचनाकरण की बात करते हैं। और कूले महोदय यानी चार कूले महोदय, ऑप्शन सी, ये आपके प्राथमिक समूह और की बात करते हैं। और एक इनका सबसे जो इम्पोर्टेंट था, आत्मदर्पण का सिद्धांत किसने दिया? चार कूले महोदय। क्या पूछा जाता है PGT वाले, ध्यान दें, आत्मदर्पण का सिद्धांत किसका? चार कूले महोदय का। ये जो है प्रश्न इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। तो दुर्खिम सामाजिक तत्व की बात करते हैं, सामाजिक तत्व की बात करते हैं, आपकी दुर्खिम महोदय, ऑप्शन डी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आप समझ गए होंगे। आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है फ्रेंड। प्रश्न नंबर 27 कह रहा है आपका ये प्रश्न नंबर 27, एक अर्जित परिस्थिति वह है को क्या है अर्जित परिस्थिति जो है? तो ऑप्शन ए कह रहा है योग्यता एवं कौशल से प्राप्त होती है अर्जित परिस्थिति, ऑप्शन ए कह रहा है। ऑप्शन बी कह रहा है जैविकीय दशाओं से प्राप्त होती है, ऑप्शन सी कह रहा है व्यक्ति एवं जन्म कर्म से प्राप्त होती है, ऑप्शन डी कह रहा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये कॉमन सेंस का अर्जित परिस्थिति आप जान ही रहे होंगे। प्रदत्त परिस्थिति के बारे में आपको मैंने बहुत विस्तार पूर्वक से पिछले क्लासों में बता रखा हूँ, तो ऐसे प्रश्न गलत होने नहीं चाहिए। तो अर्जित परिस्थिति क्या है? एक जो योग्यता एवं कौशल से जो प्राप्त किया जाता है वो अर्जित परिस्थिति होता है। तो जो अर्जित परिस्थिति, तो इसमें आपको योग्यता एवं कौशल से एक बात क्या कर रहा है? ऑप्शन नहीं कह रहा है ना। तो अर्जित परिस्थिति प्रदत्त परिस्थिति जैविकीय दशाओं और व्यक्ति के जन्म कर्म से जो प्राप्त होता है, तो ये होता है। अब बाकी डी तो इससे कोई मतलब ही नहीं है। तो ये भी प्रश्न आप समझ गए होंगे। जैविकीय दशाओं से प्राप्त जो परिस्थिति होती है, नहीं प्रजात होती है, प्रदत्त परिस्थिति कहते हैं। योग्यता कौशल से अर्जित परिस्थिति है, और जन्म कर्म से वो भी प्रदत्त परिस्थिति हो गई। तो अर्जित परिस्थिति किसको कहते हैं? आप लोग जानते ही हैं। जो आधुनिक समाज जो वर्ग संरचना में पाई जाने वाली परिस्थिति है, इनको व्यक्ति स्वयं अपनी योग्यता और अपने बल पे, अपने काबिलियत से, अपने हुनर से प्राप्त करता है, उसको अर्जित परिस्थिति करते हैं। एग्जाम्पल आप ले लीजिए, जैसे कि क्या कहते हैं, आपका डॉक्टर हो गया, वकील हो गया, इंजीनियर हो गया, तो ठीक है, ये अर्जित परिस्थिति के तहत आ जाते हैं। और प्रदत्त परिस्थिति जो पुरातन समाजों से, यानी हम पुरानी पीढ़ियों से लेकर चल रहा है, पुरानी पीढ़ियों में क्या आता है, जिसे आदिम समाज में जो पाई जाती, जिसे जाति धर्म हो गया आपका, ठीक है, जात आपको जो प्रदत्त परिस्थिति है ना, आपको जात दिया गया, आप जिस जात में जन्म लेते हैं उसी जात के रहते हैं ना, अपने जात को थोड़ी बदल सकते हैं। अगर आप जो है नाई समाज में जन्म लिए तो नाई ही रहेंगे, और जो है आप किसी खेतिहर मजदूर में जन्म लिए, खेतिहर मजदूर यानी कि पटेल हैं तो पटेले रहेंगे, आप अगर चौरसिया हैं तो चौरसिया ही रहेंगे, मतलब जिसमें आप ब्राह्मण है ब्राह्मण में रहेंगे, जो भी हैं जिसमें, तो ठीक इसी को प्रदत्त परिस्थिति कहते हैं। मुझे उम्मीद करता हूँ आयुलिंग जात आज की व्यवस्था जो होता है उसको प्रदत्त परिस्थिति कहते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आप सब समझ गए होंगे। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। फ्रेंड्स, थोड़ा सा मैं जल्दी बोल रहा हूँ, जल्दी कर रहा हूँ, क्योंकि समय थोड़ा सा कम है, आप और क्लास लंबी हो जाएगी तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है, तो मज़ा नहीं आएगा। तो 1 घंटे के अंदर मैं सोचता हूँ कंप्लीट हो जाए, फिर भी थोड़ा सा क्लास बड़ी हो जाती है, लेकिन आप लोग क्लास इंपॉर्टेंट है ज़रूर देखा कीजिए। प्रश्न नंबर 28 क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए। प्रश्न नंबर 28 कह रहा है किसने भूमिका का वर्गीकरण संबंधात्मक भूमिका तथा गैर संबंधात्मक भूमिका के रूप में किया है? देखिए, भूमिका का वर्गीकरण कह रहा है जो किसने संबंधात्मक ये भूमिका तथा गैर संबंधात्मक भूमिका के रूप में किया है। तो आपका ऑप्शन कह रहा है SF नाडेल महोदय, ऑप्शन बी कह रहा है राल्फ लिंटन महोदय, ऑप्शन सी कह रहा है GS लुंडबर्ग, ऑप्शन डी कह रहा है RK मर्टन महोदय, ठीक है। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, नोट करते हुए चलिएगा, SF नाडेल महोदय हैं, ठीक है, जो ये आपके संबंधात्मक भूमिका तथा गैर संबंधात्मक भूमिका की बातें आपके ये जो है राफेल नाडेल महोदय, SF नाडेल महोदय करते हैं, ठीक है, क्योंकि नाडेल महोदय जो हैं ये संबंधात्मक एवं गैर संबंधात्मक भूमिका की बात करते हैं। और आपके ये जो राल्फ लिंटन महोदय हैं, ये ऑप्शन बी, ये राल्फ लिंटन महोदय जो हैं ये भूमिका एवं परिस्थिति की बातें करते हैं, ठीक है। और आपके जो ये RK मर्टन महोदय हैं, ऑप्शन डी,
आर के मर्डन महोदय जो हैं ये सदस्यता एवं गैर सदस्यता समूह भूमिका प्रतिमान परिस्थित क्रम भूमिका पुंज सचारी भूमिका की जो है बातें करते हैं। ठीक है, ये आपके मर्डन महोदय। और लुनबर्ग महोदय भूमिका व्यक्ति से प्रत्याशित व्यवहार का प्रतिमान है, ये कहते हैं आपके ऑप्शन सी जो हैं। ठीक है, लुनबर्ग महोदय। तो उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आप समझ गए होंगे। आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है फ्रेंड्स। प्रश्न नंबर 29 क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न नंबर आपका 29 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं सुमेलित है, सही विकल्प का चयन करें। ठीक है, यही कह रहा है, इसमें से अन्य 3 सही है, एक कोई सही नहीं सुमेलित है। तो आपका ऑप्शन ए कह रहा प्रतिबिंब भूमिका ग्रहण। ठीक है, अभी मैंने पिछले प्रश्न में हिट किया हूँ, आप इसका आंसर गलत कर ही नहीं सकते। और रुग्ण भूमिका की बात कौन करता है, इसमें ऑप्शन दे रहा क्रिक कर रहे हैं। ऑप्शन सी कह रहा भूमिका संघर्ष की बात कौन करता है, भूमिका संघर्ष निदान, तो मटन कह रहा है। ऑप्शन डी कह रहा भूमिका विकलांगता, नहीं कि ऑप्शन डी भूमिका विकलांगता की बात क्या कर रहा है, ग्रास को कह रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग फटाफट दीजिए, ऐसे प्रश्न का आंसर आप लोग गलत कीजिएगा ही मत, भूल के भी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए। देखिए, प्रतिबिंब भूमिका ग्रहण की बातें आपके कुल महोदय करते हैं, आपका सही है। ठीक है, ये आपका सही है ऑप्शन है। रुग्ण भूमिका जो है आपका कौन बात कर रहा है, किक महोदय, ये भी सही है। और आपका भूमिका संघर्ष निदान की बातें मटन नहीं करते हैं। ठीक है, तो फिर कौन करता है, जो भूमिका विकलांगता ग्रास महोदय भी सही है। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन ये सी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ऑप्शन सी इसलिए हो जाएगा, ये भूमिका, ये ऑप्शन सी नोट कर लीजिएगा, मटन नहीं करते हैं। भूमिका संघर्ष निदान की बातें फिर कौन करता है इसकी बातें, तो इसका बातें आप लोग नोट कर लीजिएगा, पार्सन्स महोदय करते हैं। भूमिका संघर्ष निदान अभी मैं पिछले क्वेश्चन में बताया ना, इसीलिए आप लोगों को मैं वेट कर रहा था कि आप लोग सही आंसर दें, लेकिन किसी ने सही आंसर देने की कोई कोशिश नहीं कर रहा। ठीक है, तो ये पार्सन्स महोदय बात करते हैं, नोट करते चलिए। ठीक है, आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या है। ये प्रश्न उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। 29। आइए देखते हैं आपका 30 प्रश्न नंबर 30 क्या कह रहा है। 30 नंबर प्रश्न कह रहा है आपका, फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, समय देखिए कितना हो गया। ठीक है, समझ चल रहा अभी हो जाएगा आपका पूरे प्रश्न। प्रश्न नंबर 30 क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा कि सामाजिक मानव शास्त्र में सामाजिक मानव शास्त्र में परिस्थिति की अवधारणा को किसने प्रारंभ किया है, यही कह रहा है। तो आपका ऑप्शन ए कह रहा राल्फ लिंटन, ऑप्शन बी कह रहा मैक्स वेबर, ऑप्शन सी कह रहा आर के मर्टन, ऑप्शन डी कह रहा टालकट पार्सन्स। देखिए फ्रेंड्स, अंगुलियां एकदम ठंड से ना अकड़ गई है, इतनी ठंड हो रही है। ठीक है, हाथ की अंगुलियां, क्योंकि ये जो पेन चल रहा है ना अंगुली का, तो ये हाथ पे एकदम से ठंडा गया है। ठीक है, इतनी ठंडक है, गलन हो रही है। और गलन का समय ही है, तो गलन होगा ही, ठंडा का मौसम है। इसीलिए कहते हैं कि आप लोग कपड़ा वपड़ा पहन के ही बैठे रहिए और क्लास करिए। ठीक है, आराम से, आपका एग्ज़ाम है, अगर पढ़ेंगे नहीं तो भी तो दिक्कत है फ्रेंड्स, रिजल्ट पाना मुश्किल होता है, क्योंकि जो जागत है वो पावत है, जो सोवत है वो खोवत है। ठीक है, तो आप लोग रात दिन एक करके पढ़ाई शुरू कर दीजिए फ्रेंड्स। मैं तो यही कहूँगा, बार बार आप सबसे मैं यही बातें कहता हूँ। ठीक है, तो इसका आंसर 30 नंबर प्रश्न का आंसर आप लोग दीजिए। देखिए आपका आंसर आ गया, ऑप्शन ए राल्फ लिंटन महोदय हो गए आएंगे इसका आंसर। ठीक है, आपका ऑप्शन ए हो गया। ठीक है, सही। ये प्रश्न जो कह रहा, प्रश्न क्या कह रहा कि सामाजिक मानव शास्त्र में परिस्थिति की अवधारणा को किसने प्रारंभ किया, तो राल्फ लिंटन महोदय हो जाएंगे। ठीक है, इसका आंसर आप लोग नोट कर लीजिएगा, क्योंकि देखिए परिस्थिति की बात लिंटन महोदय करते हैं और परिस्थिति समूह या जात की बात आपके वेबर महोदय करते हैं, मैक्स वेबर महोदय, जो आपके ऑप्शन भी है ना, ये मैक्स वेबर महोदय इसकी बातें करते हैं। और परिस्थिति श्रृंखला की बातें आपके मर्टन महोदय करते हैं, रॉबर्ट किंग मर्टन महोदय। ठीक है, आप लोग नोट कर लीजिएगा। सामाजिक मूल्य परिस्थिति का निर्धारण टालकट पार्सन्स महोदय करते हैं, आप लोग इसको जान रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न भी आप लोग समझ गए होंगे अच्छे से। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपका 31, प्रश्न नंबर 31 क्या कह रहा है। 31 आपका प्रश्न कह रहा है कि यह किसने कहा कि भूमिका संघर्ष के स्रोत संरचनात्मक होते हैं, यही कह रहा 31। या किसने कहा कि भूमिका संघर्ष, ठीक है, या किसने कहा कि भूमिका संघर्ष के स्रोत संरचनात्मक होते हैं, तो आपका नाडेल महोदय कह रहा, ऑप्शन बी कह रहा मर्टन महोदय, ऑप्शन सी कह रहा बोटोमोर, ऑप्शन डी कह रहा लेवी स्ट्रॉस महोदय।
ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आप लोग बताइएगा। 31 का प्रश्न नंबर जो 31 है इसका आंसर, तो इसका आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। या किसने कहा भूमिका संघर्ष के स्रोत संरचनात्मक होते हैं, तो ये आपका रॉबर्ट किंग मर्टन महोदय ने कहा, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए नोट करते चलिएगा आप लोग, ठीक है, ये प्रश्न काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है फ्रेंड, ऐसे प्रश्न जो है ये सब आपकी अवधारणाओं से प्रश्न हैं। तो आज का प्रश्न आपकी समझ में आ ही रहा होगा, लेकिन थोड़ा टिपिकल है, मैं बार बार कह रहा हूँ इस चीज़ को। मर्टन ने सांस्कृतिक लक्ष्य, संस्थागत साधन, भूमिका संघर्ष के सोच की संरचनात्मक होते हैं, ये मर्टन कह ही रहे हैं आपके। और ये लेवी स्टार्ट जो महोदय आपके हैं, ऑप्शन डी, ये क्या कह रहे हैं, क्लाउड लेवी स्टार्ट महोदय जो इनका है, ये संरचना अनुभव निरपेक्ष होती है, ये बातें करते हैं आपके। और ये जो नाडेल महोदय, ऑप्शन ए क्या कहते हैं, नाडेल महोदय, ये कहते हैं कि एक दूसरे से संबंधित भूमिकाएं और उनके अमूर्तीकरण से संरचना का निर्माण होता है, ये नाडेल महोदय आपके करते हैं। ठीक है, और आपके टॉम बोटोमोर महोदय जो है ये आभासी समूह की बात करते हैं, टॉम बोटोमोर महोदय। ठीक है फ्रेंड्स, आभासी समूह की बातें करते हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है आप सबका। तो फ्रेंड्स आज ये 31 प्रश्नों की एक श्रृंखला थी, जो कि उम्मीद करता हूँ ये आप सभी के क्लास समझ में आई होगी अच्छे से। और ये परीक्षा के दृष्टि से, क्योंकि अवधारणाओं के प्रश्न है तो थोड़ा सा कठिन होता है, लेकिन परीक्षा के दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, तो इसलिए आप लोग इस क्लास को जरूर देखिए, क्लास को ना मिस करिए जरूर फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, आप सबका थैंक यू फॉर वॉचिंग।